नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये जो पेपर है ना, ये ग्रुप डी का है, ठीक है ना। यानी कि जो फर्स्ट ग्रेड है ना, उसका जो ग्रुप है ना डी, उसका है ये, है ना। अभी आंसर की जारी की गई है, बता देता हूँ। सब्जेक्ट जनरल स्टडी ग्रुप डी, है ना। और एग्ज़ाम डेट है 4/7/25। एग्ज़ाम डेट है 4/7/25, ठीक। और आंसर की जो जारी की गई है, मॉडल आंसर की इश्यू डेट है 22/7/25 है, ठीक है। तो ध्यान देना मेरी बात पे। अब इसमें कुल 75 क्वेश्चन है। अब इसमें ना पहले अपन राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद में इंडिया जीके के देखेंगे, ठीक है। और बता देता हूँ मैं, है ना, ये इस प्रकार का पेपर है ना। वैसे अपन ग्रुप ए देख चुके हैं, बी देख चुके हैं, सी देख चुके हैं, ई देख चुके हैं, सबके राजस्थान जीके के वो देख चुके हैं। डी की इन्होंने अभी आंसर की डाली है, तो इसका देखना बाकी है। तो पहले राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक। इसके बाद में फिर इंडिया जीके वगैरह करंट है, उनको देखेंगे बाद में, है ना। तो पहले बता देता हूँ, ये इस प्रकार का वो है पेपर। राजस्थान के एकीकरण के समय डेथ वारंट, ठीक है। आहुआ के कुलदेवी सुगाली माता की प्रतिमा कितने सिर और हाथ थे, है ना। और उदयपुर के जगदीश मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। और भागवत पुराण का, ठीक। तो इस कुल मिला के 30 या 35 या 25-30 क्वेश्चन होंगे, है ना। मैथ रीजनिंग अपन देखेंगे नहीं, ठीक। इंग्लिश नहीं देखेंगे, हिंदी ग्रामर देखेंगे। तो कहने का मतलब है ना, ये है जो, यानी कि अब लास्ट में ये कुछ वो राजस्थान जीके के, ठीक है, शानदार और ज़ोरदार क्वेश्चन है। तो कहने का मतलब ये है, इनको पहले देखेंगे, आ रही है बात समझ में। इसके बाद में बाकी है, उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अगर कोई स्किप भी करना चाहे तो स्किप कर सकता है, क्योंकि अगर काम का ही नहीं तो फिर वो क्यों देखना चाहेगा। तो इस वजह से पहले जीके राजस्थान का, फिर इसके बाद में इंडिया जीके, है ना, फिर करंट वगैरह ये देखेंगे। तो चलिए, राजस्थान के एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए, बता दी ना मैंने। इसमें एग्ज़ाम डेट तो है 4/7/25 है, ठीक है। ग्रुप डी का है ये, है ना। ग्रुप डी फर्स्ट ग्रेड का है, जनरल स्टडी यानी जीके वाला पेपर है। और मॉडल आंसर की इशू डेट है 22/7/25 है। तो चलिए, राजस्थान के एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस राज्य के शासक ने कहा कि वह अपने मृत्यु दस्तावेज यानी कि डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा है। अब समझ रहा है ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। ये जो हमारी जो राजस्थान है ना किताब, 6ठी से लेकर 10वीं तक की, वहाँ से आ रहे हैं ये क्वेश्चन, है ना, वहाँ से आया है ये, ठीक। तो एक में 4 है, बांसवाड़ा। उसका क्या नाम था उस शासक का, है नाम ध्यान। राजस्थान के एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस राज्य के शासक ने यह कहा कि वह अपने मृत्यु दस्तावेज यानी कि डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा है। बांसवाड़ा है, ठीक है, बांसवाड़ा है। मेजर वर्धन कोटा है, कर्नल लीडन जयपुर है, मार मार के मार दिया था जोधपुर है, ठीक। और बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943। आगे चलते हैं, बांसवाड़ा प्रजामंडल। आहुआ, ये भी क्वेश्चन वहाँ से है, जो हमारे जो राजस्थान है ना इतिहास व संस्कृति की, वहाँ से वहाँ मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन। अगर जो भी क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तो 6ठी से और 9वीं की किताब है और उनमें उनको देख लीजिए, वहाँ से मिल जाएंगे जितने भी क्वेश्चन है ना वो। आहुआ की कुलदेवी सुगाली माता की प्रतिमा के कुल कितने सिर और हाथ हैं। जब ये भी क्वेश्चन आता है, बताइए जो आहुआ की जो आराध्य देवी हैं यानी कि जो कुल देवी है, इनमें भी चक्कर पड़ता है। जैसे कि एक तो कुल देवी है और एक आराध्य देवी है ना, तो अलग अलग यानी कि 2-3 इतनी ऐसी रियासत है जिनकी कुल देवी अलग है, ठीक, और आराध्य देवी अलग है, वो है कहने का मतलब। तो सुगाली माता की प्रतिमा के कुल कितने सिर और हाथ है, बताइए भाई। तो 2 में 3 है यानी कि 10 सिर है, समझ रहा है बात को। 10 सिर और 54 हाथ है, ये वहीं से है, ठीक है। अपनी जो ऑथेंटिक बुक है ना 6ठी से लेकर 10वीं तक की, वहाँ से है ये। तो आहुआ की कुलदेवी सुगाली है ना, सुगाली। आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह और सुलम्बर का रावत केसरी सिंह। केसरी सिंह का पुत्र का नाम क्या था, चेतावनी रचिंगटा। चेतावनी रचिंगटा ये केसरी सिंह बारट ही है, केसरी सिंह बारट ने, उसके पुत्र का नाम है प्रताप सिंह, है ना, प्रताप सिंह बारट। और जो प्रताप सिंह के चाचा जी थे यानी कि जोरावर, यानी कि जिनकी भुजाओं में जोर है, लॉर्ड हार्डिंग को उड़ा दिया था, ठीक है। वो तो क्या है कि वो बच गया, है ना, चांदनी चौक दिल्ली। तो 2 में 3 है, 10 सिर। तो याद कर लेना भाई, ऐसे नहीं है कि भाई पढ़ के निकल रहे हैं ना, क्योंकि ध्यान देना ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब ऑलरेडी क्वेश्चन पेपरों से आ रहे हैं। 10-15 क्वेश्चन नए होते हैं, ठीक है। 8-7 क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के दिए जाते हैं और ज़्यादातर रिपीटेड भी क्वेश्चन होते हैं और तोड़ मरोड़ के दिए जाते हैं। तो ये जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना, चाहे वो किसी भी पोस्ट के, किसी भी भर्ती के हो, आपके सिलेबस के है, आपके लेवल के हिसाब से है, तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए। 2 में 3 है,
है ना, 10 सिर और 54 हाथ है। लेकिन एक बात ध्यान देना, जैसे कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ, है ना, जैसे कि भाई के अगर जैसे कि अगर किसी का वीडियो देखें ना, और यहाँ पर आप जैसे कि कोई भी किताब लेके आए ना ओल्ड क्वेश्चन पेपर की, जब ओल्ड क्वेश्चन पेपर की है ना, सिर्फ जैसे कि ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन है तो सिर्फ यही, ठीक है। अब ये जो भी मैं आपको ये फैक्टर, ये तथ्य ये बता रहा हूँ, ये इन्हीं आधार पे बता रहा हूँ, वो आरपीएससी के आरबीएससी के जितने भी क्वेश्चन है वो निकाल चुके हैं। तो यानी कि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है और जो फैक्ट है, यानी कि जो पेपर है, समझ रहा है बात को, जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब ये जो क्वेश्चन है और वो सुमिलित वाले हैं ना, उन्हीं फैक्टों को याद करें, ध्यान देना मेरी बात पर, उन्हीं फैक्टों को याद करें जो जैसे कि वो गाइड में नीचे जो फैक्ट दे रखे होते हैं ना, 100 50 50, उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। और जो व्याख्या भी करते हैं ना, जैसे कि अपन मैराथन वगैरह अगर वीडियो भी देखें तो उनमें से 2-5 क्वेश्चन आते हैं। अब 2-5 क्वेश्चन के चक्कर में आपको 50 फैक्ट पढ़ने पड़े, और ये नहीं है कि वो 50 फैक्ट ऑथेंटिक है। तो कहने का मतलब मेरा यही है। और वो ऐसे भी नहीं है कि चल भाई अब मेरे पास सामने फ़ोन खुल रहा है, ठीक है ना, जो भी कभी कभी हैंग हो जाता है, उसमें आंसर की खोल रखी है, जो भी पढ़ रहे हैं बिना देखे सोच समझ के वो कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि धोखा नहीं। और ऐसे नहीं है कि चल भाई अगर मैं आपको धोखा दूंगा तो मैं मुझको भी धोखा दूंगा, तो ये इस प्रकार से नहीं है, जो है, ठीक है। तो वो बड़ी बात है। अब वो क्या करते हैं कि वो अगर आप ध्यान से देंगे ना तो वो अलग डिस्प्ले चलती रहती है उनकी, ठीक है ना, कोई भी इतना प्रकांड नहीं है, कोई कोई होते हैं प्रकांड, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि उनको सभी चीज़ें याद हो। किसी को सब चीज़ें याद नहीं हो सकी, कुछ किसी को कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है, लेकिन ये नहीं कि किसी ने किसी को सबके छप रहा है दिमाग में। आई समझ में, जब वो अटकते हैं ना तो वो जो डिस्प्ले होती है ना उसमें देख लेते हैं कि हाँ भाई इसका ये है, आई समझ में, तो वो देख के पढ़ाते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और तो वो देख के पढ़ाते हैं तो वो उनके नोट्स होते हैं, समझ रहा है बात को, उनके नोट्स होते हैं, उनकी डिटेल्स होती है, तो उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है। आई समझ में, किसी की भी जो टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जो किसी की भी है, चाहे वो कितना भी प्रकांड विद्वान है, उनकी जो टेस्ट सीरीज को नहीं लेना चाहिए, सिर्फ ओल्ड क्वेश्चन पेपर, क्योंकि उनमें कोई लाग लपेट नहीं है, वो सरकार के हैं, वो एकदम भी गुमराह नहीं करते, ठीक है ना, जो रास्ता होता है उससे अलग नहीं ले जाते। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ें, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोई भी करवा रहा है तो ओल्ड क्वेश्चन पेपरों को निकालें, लेकिन जो डिटेल्स होती है ना, डिटेल्सों को ना देखें, क्योंकि डिटेल्सों से क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि वो इतने सारे फैक्ट बता देते हैं जिनसे कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में, तो इन चीज़ों को देखें और ये जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसको ही याद करें, ठीक है, इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। 2 में 3, 10 सिर और 54 हाथ है, 10 सिर और 54 हाथ है, ठीक है, 10 सिर और 54 हाथ, 10 सिर, 10 है ना, 10 सिर और 54 हाथ, 10 सिर 54 हाथ है। उदयपुर के जगदीश मंदिर के नागदा कहाँ है, नागदा दे से उदयपुर। और ये जो भी मैं फैक्ट बताता हूँ ना आपको, ये नहीं है कि मैंने कोई गाइड पढ़ी है या फिर कोई वहाँ है, यहाँ तो ऑथेंटिक बुक पढ़ी है, जैसे 6ठी से 10वीं की यहाँ पर ये है, और यहाँ पर जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना वहाँ से ही फैक्टों को याद किया है, ठीक है ना, तो ये सबके लिए काम का है। अब ये नहीं है कि मैं ज्ञान झाड़ रहा हूँ, समझना मेरी बात को, ये नहीं है कि मैं ज्ञान झाड़ रहा हूँ, ठीक है ना। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर फैक्टों को रिकॉल नहीं किया जाए, अगर फैक्टों का रिवीजन नहीं किया जाए ना, तो वही बात है, उनको आप भूलने लग जाते हैं, ठीक, चाहे आपने वो किसी भी प्रकार से अच्छी तरीके से पढ़ा हो। तो ये है बात। आगे चलते हैं। 3 में 1, यह 1653 में बनाया गया था। उदयपुर के जगदीश मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 3 में 1 है, 3 में 1 का मतलब हाँ यही है ना। 2 बार देखिए, उदयपुर के जगदीश मंदिर, जब ये नहीं है कि वो इस प्रकार से क्वेश्चन देगा, ये देगा कि भाई ये बता जगदीश मंदिर कहाँ है उदयपुर में। यहाँ पर उदयपुर में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है? जगदीश मंदिर। समझ रहा है ना, उदयपुर के जगदीश मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 3 में ये हटा दिया अपन ने, 1600 है ना, तो इससे कोई लेना देना नहीं। विष्णु की 5 फीट की ऊंचे काले पत्थर की प्रतिमा इसमें प्रतिष्ठित है और यह पंचायत शैली में बना हुआ है। शिव, पार्वती, गणपति और सूर्य के छोटे मंदिर भी यहाँ स्थित है। दोबारा देखते हैं, ये तो हटाई दिया ना। वो पूछेगा जगदीश मंदिर किसको समर्पित है, यहाँ पर जगदीश मंदिर कहाँ है? उदयपुर है ना, दै से उदयपुर, नागदा उदयपुर। सास बहु मंदिर ये नागदा ही है ना, नागदा ही सास बहु मंदिर। त्रिपुरा सुंदरी माता तरतई बांसवाड़ा है यहाँ पर, ठीक है, तरतई माता यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी। तो 3 में ये हटा दिया। विष्णु की 5 फीट की ऊंचे काले पत्थर की प्रतिमा इसमें प्रतिष्ठित है, जगदीश मंदिर। जब वो ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि ये बताइए जो ये जगदीश मंदिर है किसको समर्पित है, ठीक है, पार्वती माता को कौन सा मंदिर समर्पित है ना, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। उदयपुर के जगदीश मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
नहीं है। जगदीश मंदिर, तो उदयपुर में जगदीश मंदिर है, उदयपुर में जगदीश मंदिर है, ठीक है। यह 1653 में, तो ये गलत है। विष्णु की 5 फीट ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा इसमें, जब विष्णु जी की यानी विष्णु भगवान को समर्पित कौन सा है, ये उदयपुर का जगदीश मंदिर। यह पंचायत शैली में बना हुआ है। शिव पार्वती, समझ रहा है, शिव पार्वती गणपति है ना, गणेश जी बाबा, सूर्य के छोटे मंदिर भी यहाँ स्थित है। दोबारा देखते हैं, ये तो हटा ही दिया। उदयपुर के जगदीश मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। विष्णु की 5 फीट ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा इसमें सम्मिलित है, ठीक। अब ये प्रतिमा तो नहीं पूछेगा, सिर्फ वो यही पूछेगा विष्णु भगवान को समर्पित है। तो उदयपुर के जगदीश मंदिर, यह पंचायत शैली में बना हुआ है। शिव पार्वती गणपति और सूर्य के छोटे मंदिर भी यहाँ स्थित है। भागवत पुराण का पारिजात अवतरण किस मेवाड़ चित्रकार की कृति है। जब 4 में 1 है, 1 का मतलब ये है ना, तो एक कृति है ना, गलत क्यों कर रहे हैं, कृति है। भागवत पुराण का पारिजात अवतरण, ये बढ़िया क्वेश्चन दिया है भाई, नया दिया है ना। तो इस प्रकार के 2, 5 यहाँ पर 6-7 क्वेश्चन आते हैं जिनका कोई तोड़ नहीं है। 4 में 1 है, ये नाना राम है, ठीक है ना, नाना राम है। भागवत पुराण का पारिजात अवतरण किस मेवाड़ के चित्रकार की कृति है। भागवत पुराण का पारिजात अवतरण है ना, तो पारिजात अवतरण किससे संबंधित है, भागवत पुराण से। भागवत पुराण है ना, यानी कि विष्णु भगवान से संबंधित है ये। तो भागवत पुराण का पारिजात अवतरण किस मेवाड़ चित्रकार की कृति है, नाना राम। रह जाएगा ध्यान, नाना राम, बड़े जोरदार क्वेश्चन है। भागवत पुराण का पारिजात अवतरण किस मेवाड़ चित्रकार से संबंधित, नाना राम, नाना राम, नाना राम। राजस्थान में कमल पुष्प के छापे से बनी ओढ़नी को किस नाम से जाना जाता है, बताइए क्या है इसमें। चुनड़ी है, लहरिया है, पतंगा है, पोमचा है। चुनड़ी है ना, लूगेड़ी, लहरिया, पतंगा, पोमचा। 5 में 1 है, पोमचा। कमल पुष्प के छापे से बनी ओढ़नी, अब है ना ये गुमराह कर रहा है अपन को, जैसे कि भाई ये दे दिया इसने कमल पुष्प के छापे से, अब ओढ़नी से तो कर सकते हैं, लेकिन यह चुनड़ी भी दे रखी है, लहरिया भी, पतंगा भी है ना। तो कमल पुष्प के छापे से बनी, और कोटा डोरिया कैसे कोटा है ना, तो कमल पुष्प के छापे से बनी ओढ़नी को किस नाम से जाना जाता है। 5 में 1 है, पोमचा, ठीक, पोमचा। तो पीली लुगड़ी को क्या बोलते हैं, जो पीली जो ओढ़नी होती है उसको क्या बोलते हैं। 5 में 1 है, राजस्थान के कमल पुष्प के छापे से बनी ओढ़नी को किस नाम से जाना जाता है, पोमचा है, कमल पुष्प के छापे से बनी ओढ़नी को किस नाम से जाना जाता है, पोमचा है। फिर आगे चलते हैं, आंसर बता देता हूँ इनमें। 6 में 4 है, 7 में 2 है ना, 8 में 2 है, 8 में 2, रोक के आप कर सकते हैं है ना। फिर 9 में 3 है, फिर 10 में 2 है, फिर 11 में 3 है, 12 में 3 है, फिर 13 में 3 है, 14 में 1 है, 15 में 1 है, 16 में है ना। तो हिंदी बाद में देखेंगे, अब आगे और है इसमें है ना, राजस्थान जीके के, ये करंट से है, इनको बाद में देखेंगे, पहले राजस्थान क्लियर कर दें, जिससे कि अगर कोई जाना भी चाहेगा तो वो चल जाएगा है ना। आगे चलते हैं, अखिल भारतीय है ना, ये करंट से है, फिर गुजरात, ये भी करंट से है, आगे है, ठीक, आगे है वो, ये साइंस से है ना, इनको बाद में पढ़ेंगे, पहले राजस्थान जीके के क्लियर कर लेते हैं ना। यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से है, यहाँ से ले लेते हैं। राजस्थान राज्य के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, ये सब जानते हैं ना, 826 869, और जो भारत का है वो 29 33 32 14 है, समझ रहा है। यानी कि विलोम शब्द है राजस्थान का और भारत का। कैसे, जैसे कि भाई ये अपना राजस्थान है, तो ये अपना राजस्थान है, तो इस प्रकार से ज़्यादा चौड़ा है, तो चौड़ा है तो ये 869 आ जाएगा है ना, और ये 826 आ जाएगा है ना, 869 826। और जो अपना देश है वह इस प्रकार से चौड़ा है, ठीक है, इस प्रकार से कम वो है, तो ये हो जाएगा 32 14 और ये 29 33 है, तो 29 33 32 14, 29 33 32 14 और 869 826। 46 में 46 में 2 है ना, 826 869 किमी। फिर भूआकृति अवस्थित है,
बताइए, सुमिलित हैं, बताइए, सुमिलित कीजिए। गिरवा, भाकर, भौराट। अब है ना ये कौन सा अपन वो जो राजसमंद था, यानी कि ये तो पकड़ रखा था अपन ने। भौराट है, भौराट है। रा से राजसमंद तो जरूर आएगा एक, है ना। छप्पन, छप्पन में पे है तो एक प्रतापगढ़ जरूर आएगा ना, तो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। भौराट एक ये राजसमंद है ना। और एक कौन सा है ना, पता नहीं है। और जो डूंगर वो डामोर जनजाति जैसे डूंगरपुर है, डूंगरपुर उदयपुर, है ना। डूंगरपुर है, जैसे डूंगरपुर है, श्योर है इसमें डामोर जैसे डूंगरपुर। लेकिन और भी ज़िले हैं, एक दो और। 47 में 2 है, 2 का मतलब है ए और सी। ए और सी का मतलब है सुमेलित है, ए और सी, इसको हटा देते हैं। गिरवा उदयपुर बेसिन। भौराट है ना, भौराट है कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य। जब ये मध्य की पूछी है अपन से, है ना, और अगर वो पूछ ले कि कहाँ स्थित है, भौरा, रा से रा संबंध आएगा। ठीक है। गिरवा, गिरवा उदयपुर है, यानी कि गिर। ठीक है। और भीलों का नृत्य कौन सा है? भील, यानी कि गैर है, तो भीलों का गैर है। तो गिरवा उदयपुर बेसिन, समझ रहा है, गिरवा उदयपुर बेसिन है, उदयपुर बेसिन है। और भौराट पठार कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य, जो गोकुंदा का जो युद्ध था, ठीक है, तो गोकुंदा का युद्ध, गोकुंदा, है ना, बुंदायूनी, दा से दा गया ना, गोकुंदा बुंदायूनी। तो गिरवा, गिरवा उदयपुर बेसिन, भौराट कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य है, कुंभलगढ़ गोकुंदा के मध्य है। दोबारा देख ले, गिरवा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भौराट है, और जो उड़िया आएगा, यानी कि जो सबसे ऊंचा है, नाम से ही पता चल रहा है उड़िया सबसे ऊंचा। भौराट पठार कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य है, भौराट है ना, तो कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य है। फिर मुख्य चोटी और स्थान, है ना, जो याद है उसके हिसाब से बताता हूँ। जैसे कि भाई कुरु शिखर सबसे ऊंचा है, ठीक है। शेर में 2 अक्षर है, तो शेर में ये 2 नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। और जो दिलबड़ा है वो 3rd पे है, दिलवाड़ा। फिर जो चौथा पे है, यानी कि जरेगा, जरगा में 3 अक्षर है, लेकिन ये अपन ने चौथे पे कर रखी है। इसके बाद में अचल है, ठीक है ना, यानी कि चला नहीं जा रहा है, तो अचलगढ़ है। फिर कुंभाजी है, कुंभलगढ़। 48 में 2 है, 2 का मतलब ये नहीं है, तो शेर सिरोही, अचलगढ़ उदयपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद। ये बताइए जो अकबर का किला है, अकबर का किला कहाँ है? अकबर का किला, ये क्वेश्चन आ चुका है। जहाँ ये जो अजमेर है ना, वहाँ है अकबर का किला, अजमेर। और जहांगीर का किला, जहांगीर ये मध्य प्रदेश है ना, तो अकबर का किला अजमेर है। अहिर बाटी, ऐसे अहिर बाटी, ऐसे अलवर है। तो 48 में 2 हटा दिया अपन ने, है ना। तो शेर सिरोही, अचलगढ़ उदयपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद रह जाएगा। ध्यान, शेर सिरोही में है, समझ रहा है बात को, शेर सिरोही में है ना, से सिरोही। अचलगढ़ उदयपुर है, कुंभलगढ़ राजसमंद है, ठीक है। दोबारा देख ले, वैसे मैं पहले देख चुका हूँ इसको, पेपर को, लेकिन दोबारा कर रहे हैं, वीडियो नहीं बनाया था, जैसे कि क्या है कि टाइम कम लगे, है ना। तो 48 में ये नहीं है, तो शेर सिरोही, से शेर, से सिरोही। अचलगढ़ उदयपुर है, कुंभलगढ़ राजसमंद है, तो शेर सिरोही, शेर सिरोही, से सिरोही से, है ना, शेर सिरोही है। फिर अचलगढ़ उदयपुर में है, उदयपुर, उदयपुर, है ना भाई, जैसे कि उदयपुर है तो इस पे चला नहीं जा रहा है, तो अचलगढ़ कहाँ है? उदयपुर में। और जैसे कि कुंभलगढ़ है, राजसमंद है। कटारगढ़ है ना, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ निर्माण किसने? कुंभाजी ने। तो शेर सिरोही, अचलगढ़ उदयपुर, अचलगढ़ उदयपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद। शेर सिरोही, अचलगढ़ उदयपुर, अचलगढ़ उदयपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद। हथमती, ये ऐसे याद कर रखा है, देख, मती से मती मिली, यानी हथमती, साबरमती। और जो साबरमती जो नदी है ना, उसका उद्भव होता है उदयपुर की निचली निम्न पहाड़ियों से। आई बात समझ में? साबरमती नदी का, हथमती, साबरमती। जब एक जो क्वेश्चन था ना, उसमें दूसरी आई थी, है ना, वो आई थी, लेकिन वो साबरमती की थी, लेकिन वो अब ध्यान नहीं है वो नाम क्या था उसका ना, वही सहायक नदी थी साबरमती नदी की। तो मती से मती, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जो सुमिलित वाला था ना, वहाँ ये हथमती नहीं था। 49 में 3 है, तो ये हटा दिया अपन ने, है ना, हटा दिया नहीं, यही है, सहायक नदी है साबरमती। मती से मती, साबरमती, है ना। माही नदी, सोम, पश्चिम बनास नदी, तो साबरमती नदी है। हथमती सहायक नदी है साबरमती की, हथमती, हथमती साबरमती, पहले आ चुका है ये क्वेश्चन।
फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है और पहले भी काफ़ी बार आ चुका है। कोपन द्वारा ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। कोपन द्वारा किए गए जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के अनुसार बीकानेर क्षेत्र निम्नलिखित किस वर्ग में आता है? समझ रहा है? जैसे कि भाई ये अपना प्यारा राजस्थान है, ठीक है, ये अपना प्यारा राजस्थान है। तो WW यानी कि ज़्यादा ऊपर पैर हो रहे हैं ना, तो BWHW तो ये इधर चल जाएगा है ना, और BSHW ये इधर आएगा है ना, AW छोटा अक्षर है तो ये इधर है, CWG ये इधर है। जब कोपेन से ही पार नहीं पड़ेगी भाई, वो और भी है, जैसे कि फर्स्ट A B वगैरह वो है ना, वो 2-3 वो भी याद करने ज़रूरी हैं। 50 में 3 है, ये है। कोपेन द्वारा किए गए जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के अनुसार बीकानेर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? तो ये 50 में BWHW है। समझ रहा है? BWHW बीकानेर क्षेत्र में किस वर्ग में आता है? और कोई दिक्कत नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का सही युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है? जब देखें भाई, पुरुष है पू और ये झुंझुनू यानी पुरुष साक्षरता में झुंझुनू टॉप पे है, और महिला जो साक्षरता है उनमें कोटा टॉप पे है, ठीक है। और महिला साक्षरता इसके बाद में 51 में क्या है? 51 में 2 है। 2 का मतलब ये है जिलों का सही युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का सही युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है? जब ये है डूंगरपुर और राजसमंद, डूंगरपुर राजसमंद। तल्लीनाजी मल्लीनाजी बाड़मेर है ना। बीकाजी ने बीकानेर की स्थापना की थी। तालाब शाही और रामसागर वन जीव अभ्यारण्य है ना धौलपुर में। ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में, और जीज मोहम्मद शाही धौलपुर में। तारकिन का किला नागौर में। और दौसा को जो राजधानी बनाई थी किसने? दुल्हे सही है क्या? दुल्हे राय। या फिर दौसा से फिर राजधानी जयपुर को लेके कौन आया था? देख लेना भाई है ना। जब 51 में ये है ना, ये है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का युग्म निम्नलिखित कौन सा है? डूंगरपुर राजसमंद है, डूंगरपुर या राजसमंद है, ठीक है। अलवर, अहिरबाटी, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943, ठीक है, बांसवाड़ा। और जो मेवाड़ है, मेवाड़ प्रजामंडल है ना, मेवाड़ तो ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे कि दीवेर युद्ध के बारे में किसने कहा था? दीवेर युद्ध मेवाड़ में है ना, मेवाड़ का मैराथन है ना, तो बै से बै देख लेना, बै मेवाड़ है, बै मेवाड़ है, दीवेर है, कन्फ्यूजन नहीं होंगे। और जो है ना कौन सा वो हल्दी, वो थर्मोपल्ली ली है ना, थर्मोपल्ली तो कंडल जेम्स टॉड टे, ठीक है ना, थर्मोपल्ली है ना, नहीं गलत कर रहे हैं, थर्मोपल्ली बुंदायूनी थर्मोपल्ली नहीं, चक्कर पड़ रहा है। देख सुन मेरी बात भाई, जैसे कि जो दिवेर के युद्ध की बात है ना, दिवेर है, दिवेर कब है? तो मेवाड़ का मैराथन है दिवेर का युद्ध, कोई दिक्कत है। अब थर्मोपल्ली है ना, थर्मोपल्ली तो ये कर्नल जेम्स टॉड है, जैसे कि थर्मोपल्ली है ना। और गोकुंदा है ना, गोकुंदा ये बुंदायू ने कहा था। ये है इनमें चक्कर पड़ रहा है, पढ़ा था लेकिन ये सब ऊपर तड़े हो रहा है ना, देख लेंगे, आ जाएगा जब क्वेश्चन साथ के साथ याद कर लेंगे। कन्फर्म नहीं है तो फिर बताना गलत है। 51 में 2 है, 2 का मतलब ये है डूंगरपुर राजसमंद, ठीक। कौन सा है? डूंगरपुर। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस में है? डूंगरपुर में, उदयपुर में है, डूंगरपुर में ये सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। और जो सबसे कम साक्षरता किस में है? जालौर आ जाएगा सबसे कम है ना, ठीक है। पुरुषों में तो ये झुंझुनू है, महिलाओं में कोटा है। जनसंख्या घनत्व के मामले में कालक्रम घनत्व के हिसाब से व्यवस्थित कर सकते हैं। ये सब तरीके से क्वेश्चन आएंगे भाई, इनको देख लेना अच्छी तरीके से। गैप सागर कहाँ है? डूंगरपुर में। तो 51 में 2 है, डूंगरपुर राजसमंद। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का सही युग्म निम्न कौन सा है? डूंगरपुर। डूंगर को तो पता है, तो डूंगर से ही हो जाता है तो क्वेश्चन है डूंगरपुर राजसमंद,
जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बताइए क्या है सबसे कम जनसंख्या घनत्व। और एक और है, जैसे कि भाई ये जो कोटा है ना, कोटा, कि भाई सबसे ज़्यादा जो नगरीय जनसंख्या है वो कोटा आएगी। आई समझ में? तो अगर सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है यानी सिटी वाले लोग कोटा है, तो ग्रामीण जो है सबसे कम इसमें ही है, कोटा में। आई समझ में? यानी कि ग्रामीण जनता का आबादी का क्षेत्रफल है, तो नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा कोटा है, नगरीकृत नगरीय यानी कोटा है, तो ग्रामीण सबसे कम कोटा है। 52 में 3 है। 52 में 3 का मतलब ये है, ठीक है, घनत्व सबसे कम है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी वो हुई थी बाड़मेर, समझ रहा है, बाड़मेर और जैसलमेर, है ना, यानी कि जो गर्मी प्रधान वाले क्षेत्र हैं इधर बाड़मेर, और सबसे कम हुई थी श्री गंगानगर, ठीक है। तो 52 में 3 है हनुमानगढ़। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में किस जिले का जनसंख्या सबसे कम है? तो कम हनुमानगढ़ का है। ये बढ़िया और चौका क्वेश्चन दिया है, दोबारा पढ़ते हैं, याद नहीं है तो ये है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो 52 में 3 है हनुमानगढ़, ठीक है ना। और जो झालावाड़ और जो वो है गागरोन का दुर्ग, वो आहू पे काली सिंध, ठीक है। तो गागरोन का दुर्ग कहाँ है? झालावाड़, गागरोन का दुर्ग। और भैंसोरगढ़ का दुर्ग चित्तौड़गढ़ है, ये निजी संपत्ति है, ठीक है। तो 52 में 3 है हनुमानगढ़। गोग्गा मेड़ी कहाँ है? गोग्गा मेड़ी, गोग्गा मेड़ी हनुमानगढ़ है कि कालीबंगा और पीलीबंगा हनुमानगढ़ है, ठीक है। और मेजा बांध भीलवाड़ा है कोठारी नदी पर, समझ रहा है। ची है ना, ये जो ची है, देख ये जो ची है और ये जो खी है, यानी कि खिलजी ने नाम बदल दिया तो चित्तौड़गढ़ का जो ची आएगा, है ना। चित्रांगद जो भी है वो तो चित्रांगद मौर्य स्थापना करने वाला तो, है ना, लेकिन अगर नाम वो पूछेगा ना तो ची जरूर आएगा, देख लेना वो कौन सा नाम है ना, ठीक है। जलालाबाद किसका नाम किया था? जलालाबाद, जालौर, सही है क्या? जालौर जलालाबाद, चल छोड़, है ना। तो जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? हनुमानगढ़ है, 52 में, है ना, हनुमानगढ़ है। 100 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? यहाँ पर घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? झालरापाटन कहाँ है? झालावाड़ में, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान निम्न में कौन सी एक भैंस, जब ये भैंस है ना, ये भैंस में काफ़ी बार बता चुका हूँ जो याद है, जैसे कि भय, अब भय से अपन उठाते हैं, देखें, एक तो भदावरी है, भदावरी, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना। भदावरी, महसाना, मात्रान में कुछ आंसर हो सकता है, भदावरी, महसाना, मुर्रा, खुंडी और सूरती, यानी कि जो भैंस की जो शक्ल है वो बढ़िया है ना। तो भैंस की भदावरी, महसाना, मुर्रा, खुंडी, सूरती। 53 में 4 है ना, 4। राजस्थान निम्न में कौन सी एक भैंस की नस्ल है? मुर्रा है, मालपुरा। और जो रूपा रेल नदी है वो कहाँ है पता? रूपा रेल नदी, ठीक है। तो मालपुरा, मारवाड़ी, मगरा, एक तो नाड़ी है और एक नाली है ना, नाड़ी और नाली। नाली किसकी है? नाड़ी तो वो हो जाएगी जल संरक्षण की पद्धति, और नाली ये भेड़ की नस्ल है, ठीक है ना। सरकार ने 4,000 रुपये कर दिए हैं घोषित, अगर जैसे कि किसी की भी भेड़ है, बकरी है, उसकी अगर क्षति होती है तो सरकार उनको, जैसे कि अधिकतम अगर 30 की हानि हो जाती है, जैसे कि बाढ़ है, बिजली है, कुछ भी अगर वो प्राकृतिक घटना हो जाती है, तो सरकार 30, जो छोटे पशुधन है उनके लिए 30 तक की जब हानि होगी तो पर उस पे 4,000 है, समझ रहे हैं ना बात को, ये है। और जो भैंस वगैरह है ना, इनके लिए अगर क्षति होगी तो 37,000 के लगभग कुछ ऐसे है। 53 में 4 है ना, मुर्रा, मालपुरा, मारवाड़ी, मगरा। मारवाड़ी किसकी नस्ल है? मारवाड़ी। फिर निम्नलिखित फसल और किस्में, बताइए क्या आएगा इसमें? 54 में कौन सा सम्मिलित नहीं है ना, नहीं की बात कर रहा है, बताइए क्या आएगा?
फसल और किस्म। जब देख 54 में 3 है, 3 का मतलब ये है सुमेलित नहीं है, तो इसको तो हटा ही दिया अपन ने, मंगला है ना, ये हटा दिया, ये गलत है। तो गेहूँ राजस्थान 30 और 77। अब ये 30 से ध्यान आया, 3 3 3 3 यानी 3333 चांदी के सिक्के कहाँ से मिले हैं? टोंक है। 4 वैद कहाँ है? टोंक है। गैपसार कहाँ है? डूंगर है, डूंगरपुर है। और अतारकन किला नागौर है, ठीक है। और जो जैसे कि जैसलमेर में जो अपना चक्कर पड़ता है ना, जैसलमेर है ना, तो जैसलमेर, तो जैसलमेर का जो दुर्ग है, अगर उसका वो पूछेगा ना तो जो पूरा से आएगा है ना। और जो जालौर है ना उसका आधा है स्वर्णगिरी, ठीक है, स्वर्णगिरी, समझ रहा है। तो ज़्यादा घुमराए होने की ज़रूरत नहीं है, से अगर आ गया, ठीक है ना, तो वो दूसरा जो देगा ना से, तो से काट देना, आई समझ में। तो जैसलमेर का ये है। और जो स्वर्णगिरी है आधा से है, वो जालौर है, सोनार जालौर है। 54 में 3 हटा दिया ना, सही नहीं है, ये हटा दिया। जब मैंने इनको याद कर लिया भाई, ये काफ़ी बेर आ चुके हैं। और एक क्वेश्चन है ना, पंडित धवल है ना, ये शायद चावल की भी किस्में बता दी है कि भाई धवल ये सफ़ेद होता है तो भाई चावल सफ़ेद होता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं है। माही धवल ये मक्का की है, माही कंचन भी है, समझना मेरी बात को, माही धवल भी है, माही कंचन भी है। जब मैं से मक्का पकड़ सकते हैं अपन, मैं से माही धवल, मैं से माही कंचन, ठीक है। और जो चावल है माही सुगंधा है ना, तो ये कंफ्यूज करेगा। तो चावल माही सुगंधा है। भूगाम किस लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन आ चुका है, बताइए। तो गेहूँ है ना, राजस्थान 3077 है, ठीक है। इसके बाद में गेहूँ राजस्थान 3077 है, 77। अब 54 है ना, तो ये गलत है। मक्का माही धवल है, माही कंचन है, ठीक है। में से ये इनमें कोई दिक्कत नहीं है, बस ये चावल का चक्कर नहीं पड़ जाए, है ना। चावल माही सुगंधा है। बासमती ये भी चावल की किस्म है, और भी है ना, लेकिन ज़्यादातर ये मक्का और चावल की पूछते हैं। काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से मक्का और चावल से। एक वो चांद बावड़ी का वो क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, ठीक है ना। एक वो क्वेश्चन है ना, वो कौन सा, क्या नाम है, कि भाई बताइए अगर मरुस्थली प्रसार के लिए कौन सा वो जिम्मेदार है, तो वो एकदम घुमाकेदार और ज़ोरदार क्वेश्चन देता है वो, है ना। ये इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं, तो बता दिया ना इसमें मैंने। ये बाजरा है, बाजरा नहीं है, इनको याद कर लेना भाई। में से माही, माही कंचन, माही धवल, राजस्थान 3077, माही सुगंधा। अब खनिज और खनन क्षेत्र जोरदार और शानदार, और पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, है ना। तो बताइए, सम्मिलित कीजिए इसको, सम्मिलित कीजिए। जब लो है आई एस के, है ना। वैसे आंसर देखते हैं, पहले मैं बता देता हूँ पहले, है ना। लेकिन बताना नहीं बताना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं पहले पढ़ चुका हूँ इसको, ठीक है ना, आधी पौन घंटा पहले। जब 55 में 2 है, 55 में 2 का मतलब 3 1 4 2 है, 3 1 4 2। जब 3 1 4 और ये 2 है, जब इसको कैसे याद कर रखा है भैया पढ़ने दे, सुन मेरी बात भाई। लो है यानी कि जो नथ है ना, वो लोहे की है, नाथरा का पाल, ठीक है। सीसा और जस्ता, जब अगर ये जया जाएगा ना तो अपन जामसर कर देंगे, जावर का क्षेत्र, कोई दिक्कत नहीं। मैग्नीज ये इसने लेटेस्ट और अलग दिया है भाई, ये मैग्नीज। तिम्मा मोरी है ना, तिम्मा मोरी, समझ रहा है बात को। जैसे कि एक तो तिम्मा मोरी है, एक लीलवानी है, लीलवानी है, एक काला खूंटा है ना, तो काला खूंटा, लीलवानी, तिम्मा मोरी रह जाएगा ना ध्यान। ये तिम्मा मोरी मैग्नीज का है, बांसवाड़ा में। ये इसका तो पता नहीं है तिम्मा मोरी कहाँ है, लेकिन लीलवानी और जो काला खूंटा है वो बांसवाड़ा में है। और तांबा बाबा से खो दरीबा है, समझना मेरी बात को। जैसे कि अगर तांबा है, तांबा के बाद में अगर वह खो दरीबा देगा, खो और फिर बाद में दरीबा देगा, है ना, तो बा से बा कर देंगे तांबा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वह देगा ना जस्ता, तो जस्ता, तो उसमें आएगा राजपुर दरीबा, समझ रहा है बात को। जब वो दरीबा समझ के ये मत कर देना तांबा, उसमें जय पकड़ना है कि भाई जय मतलब ये जस्ता है, ठीक। दोबारा देख, तांबा यानी कि खो दरीबा, है ना। मैग्नीज काला खूंटा और लीलवानी बांसवाड़ा में, लोहे के और स्वर्ण के जो निक्षेप मिले हैं बांसवाड़ा में मिले हैं, और चांदी के मिले हैं। चांदी यानी कि भूखे मर रहे तो भूखे जो उत्खनन क्षेत्र है वो चांदी से है, ठीक है। और है ना, तो ये मैग्नीज हो गया। तिम्मा मोरी ये नया आया है
है ना। तो इसको याद कर लो भाई, तिम्मा मोरी है ना, मैग्नीज, वैसे ई की मात्रा लग रही है। तांबा खोदरीबा। जस्ता की बात करेगा तो जस्ता में ये दे रखा है इसने जाबर खनन क्षेत्र है ना, लेकिन वो ये भी दे सकता है, वो बताया ना मैं पहले, क्या नाम था वो, राजपुर दरीबा, राज है ना, राज जय जय जैसे राजपुर दरीबा। और सीसा जस्ता, जैसे जस्ता, खाबर जाबर खनन क्षेत्र, लोहे अयस्क। मंथान का क्या है, 55 में 55 में 2 का मतलब 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 और 2। जब लोहे अयस्क, ये तो यानी कि जो नथ है ना वो लोहे की है, कोई दिक्कत नहीं है। सीसा व जस्ता, जैसे जाबर खनन क्षेत्र है, ये कोई दिक्कत। तिम्मा मोरी ये याद है। ये तांबा गलत गजब दिया है भाई इसने, मंथान, आई समझ में, मंधान दिया है, मंधान, ठीक, मंधान, मंधान। ये जो बुक है इनमें तो नहीं है ये मंधान। वैसे इनमें तो छठी से लेकर 8वीं तक ही तो है ज्योग्राफी, बाकी तो फिर 9वीं 10वीं में तो इतिहास व संस्कृति है। ज्योग्राफी तो फिर और ओल्ड क्वेश्चन पेपर कहीं और से देखनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर जो ओल्ड क्वेश्चन है वो ओल्ड बुक है ना, वो 9वीं 10वीं की, 9वीं 10वीं की, 1 1 2 2 MB की है ना, पुरानी वाली। उनमें 2 4 पार्ट है ज्योग्राफी के, शानदार है ना। वहाँ से ही उठ के आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन, जैसे कि बांध है, तालाब है, संरक्षण पद्धति है। और जो वो क्वेश्चन बता रहा था ना वो कौन सा, वो जैसे कि अगर मरुस्थल का प्रसार है ना, तो वो पार्टों से उठ के आते हैं। तो वे 4 5 पार्ट है, ज़्यादा नहीं है, उनको अच्छी तरीके से और ज़ोरदार तरीके से देख लें। 5 में 2, 5 में 2 का मतलब 3 1 4 2, 3 1 4 और 2। लोहे अयस्क, नाथरा की पाल है ना, नाथरा का पाल। सीसा व जस्ता, जैसे जावर खनन क्षेत्र। मैग्नीज, तिम्मा मोरी, तिम्मा मोरी। और वो है ना कौन सा, काला खोटा और लीलबानी बांसवाड़ा है। और वैसे बेरिलियम, वैसे वांद्रे सींदरी, ठीक है। वैसे बरेलियम, बरेलियम कहाँ से मिल रहा है, वांद्रे सींदरी से। वैसे बागवानी, वैसे बीकानेर है, समझ रहा है बात को। और एक और था वो बीकानेर में है ना, वो कर ध्यान नहीं आ रहा है ना। तांबा, ये मंधान है, ये ध्यान रखना ना भाई, मंधान, मंधान, तांबा, मंधान, मंधान, ये नया आया है, ये कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तांबा, मंधान, तांबा, मंधान, तांबा, मंधान। भदेसर तापीय विद्युत परियोजना निम्नलिखित में किस जगह पर स्थित है, 56, 56 में 1 है, 1 का मतलब ये है बाड़मेर, ठीक, बीकानेर, जोधपुर, पाली, भवाई है ना। तो वो जो है ना वो जवाई बांध वो पाली में है। सोजत की मेहंदी पाली है। रणकपुर जैन मंदिर पाली है। 1444 खंबे हैं, ठीक है। जोधपुर, जसनाथ जी, जोधपुर जसनाथ जी, जसनाथ जी जोशनो है ना, जोधपुर। और जसनाथ जी, जसनाथ जी, ठीक है। अग्निनृत्य से संबंधित कौन है, जसनाथ जी। 56 में 1, जब 1 घटा दिया अपन ने, जगह पर स्थित है। भदेसर तापीय विद्युत परियोजना। और ये बताइए जो वो है क्या नाम है, छबड़ा, छबड़ा कहाँ है पता है, छबड़ा। सूरतगढ़ कहाँ है, सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है, समझ रहा है ना। जब ये छबड़ा, तो अपन को पता है कि भाई जो छबड़ा है ना वो बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा है छबड़ा है ना। सूरतगढ़ कहाँ है कुछ अंदाज। तो 56 में 1 है बाड़मेर है ना। भदेसर तापीय विद्युत परियोजना, अभी बिल्कुल पता नहीं है कि भाई भदेसर कहाँ है, तो बाड़मेर है ये। भदेसर, भदेसर, सर, सर समझ के बीकानेर मत कर देना भाई, कि भाई ज़्यादातर जो सर है ना वो इधर आएंगे बीकानेर, ठीक है ना, सर सर है, तो ये बाड़मेर है ये। भदेसर तापीय विद्युत परियोजना निम्नलिखित किस जगह पर स्थित है, भदेसर, ठीक है। तो भदेसर बाड़मेर है, बाड़मेर है, बाड़मेर है, बाड़मेर में ना तलेनाथ जी, मल्लीनाथ जी, बाड़मेर है। और जोधपुर, तो 56 में 1 ही है ना, बाड़मेर। भदेसर तापीय विद्युत परियोजना निम्न किस जगह पर स्थित है, भदेसर, भदेसर। और वो है ना जैसे कि मंगला है ना, मंगला ला है ना, भाग्यम, मंगला भाग्यम, ऐश्वर्या हीरोइन भी आ गई, तो ये कहाँ है, बाड़मेर में। तनोट जैसलमेर है। तानोट भी वो है जैसलमेर में, लेकिन वो कोयला क्षेत्र है। तानोट, ध्यान देना, तानोट है। वो अपन से ये नहीं पूछेगा कहाँ है, वो तो ये पूछेगा तानोट क्या है बताइए, तो ये कोयला उत्खनन क्षेत्र है, ध्यान देना। जैसे कि अब ये क्वेश्चन आया ना, ये मंथान क्या है, मंधान, मंधान, तो ये तांबा है, मंधान, ठीक है। तिम्मा मोरी मैग्नीज है। आगे चलते हैं।
56 में 1 है, 1 का मतलब ये है बाड़मेर। भदेसर तापीय विद्युत परियोजना, भदेसर तापीय विद्युत परियोजना, वैसे भड़ला तो सबसे बड़ा है ना, लेकिन और भी काफ़ी स्थापित हो चुके हैं सौर परियोजना में। भदेसर तापीय विद्युत परियोजना में किस जगह पर स्थित है? बाड़मेर है। भदेसर 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 बाड़मेर है। 84 खंभों की छतरी राजस्थान किस स्थान पर अवस्थित है? इसमें से 20 या 25 क्वेश्चन ओल्ड है, 20 या 25 आए हुए ही हैं। 84 खंभों की छतरी राजस्थान किस स्थान पर अवस्थित है? 84 84 मतलब यानी कि वो है ना रानी नाथावती, समझ रहा है बात को? नाथा है ना, नाथावती, ठीक है, ये तो बूंदी की है ना। तो रानी नाथावती ने ये 84 खंभों की जो करवाई थी ये बूंदी है। लेकिन ये बता सकता है जो रानी नाथावती है वह किसकी धर्मपत्नी थी? बुद्ध सिंह, अनिरुद्ध सिंह, हैं किसकी थी? 57 में 3 है ना भाई, बूंदी बूंदी बूंदी। 84 खंभों की छतरी और नारायणी माता अलवर है। और एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो है ना ये 81 खंभों की छतरी कहाँ है? 81 खंभों की छतरी पढ़ा था थोड़ा था लेकिन अब ध्यान नहीं है। कासला नरड़िया क्षेत्र निम्नलिखित में कौन से है इसकी बहुलता है? कासला नरड़िया क्षेत्र निम्नलिखित कौन से है इसकी बहुलता है? बेरिलियम, बांद्रे, सींदरी है ना। फेल्सपार, अभ्रक, मैग्नीज। 58 में 1 है, मैग्नीज है। दोबारा देखते हैं। कासला नरड़िया क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से इसकी बहुलता है? कासला है ना नरड़िया क्षेत्र में निम्नलिखित में कौन से इसकी बहुलता है? तो वो बात तो सही है, लेकिन यही पता नहीं है कि भाई कासला नरड़िया क्या है, यहाँ पर किससे संबंधित है। तो ये अलग है ना, मैग्नीज है भाई, ध्यान देना। बेरिलियम, बांद्रे, सींदरी हो जाएगा। फेल्सपार का है पता? अभ्रक का है पता? अभ्रक सबसे ज़्यादा कहाँ है? अभ्रक क्या जयपुर करें अभ्रक में? ईसबगोल के लिए कौन प्रसिद्ध है? ईसबगोल, 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 ईसबगोल बाड़मेर, ईसबगोल बाड़मेर। जालौर किसके लिए प्रसिद्ध है? जैसे जालौर जैसे जीरा, सही है क्या? 58 में 1 है ना, मैग्नीज। कासला नरड़िया क्षेत्र, कांसेला, कांसेला, कांसेला है ना, कांसेला यानी कि कांसा की बात कर रहा है। कांसेला नरड़िया, नरड़िया, कांसला नरड़िया है ना, कांसला नरड़िया क्षेत्र में कौन से इसकी बहुलता है? मैग्नीज है। कांसला नरड़िया, यहाँ पर ऐसे कर ले, नर 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 यानी कि इंसान, तो कांसला और नरड़िया है ना, तो कांसला नरड़िया मैग्नीज है, मैग्नीज है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मार्ग राजस्थान में एक्सप्रेस वे है ना? कितने ग्रीन वे एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं? 9 बनाए गए हैं, ग्रीन 9 एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं अपने, है ना। मार्ग राजस्थान में एक्सप्रेस वे के रूप में चयनित नहीं किया गया है। जब नहीं की पूछ रहा है तो गुड़सट में ये हटा दे भाई, है ना, गंगानगर सिरोही। जब देखें किशनगढ़ मकराना है, मकरन का पत्थर काफ़ी फेमस होता है, मार्बल वगैरह है ना। अलवर शाहपुरा है ना, राजसमंद भीलवाड़ा है। दोबारा देख, जब ये तो हटाई दिया पढ़ में। कौन सा मार्ग राजस्थान में एक्सप्रेस वे के रूप में चयनित नहीं किया गया है? जब ये हटा दिया ना, जब देख किशनगढ़ मकराना है, अलवर शाहपुरा है, राजसमंद भीलवाड़ा है, तो किशनगढ़ मकराना, किशनगढ़ मकराना। ठीक, किशनगढ़ 3 जगह मैं बता चुका हूँ, जैसे कि एक किशनगढ़ दुर्ग है जैसलमेर में, एक किशनगढ़ शैली है बूंदी में, एक किशनगढ़ हवाई अड्डा है अजमेर में। ये किशनगढ़ मकराना है ना। और अलवर शाहपुरा है, राजसमंद भीलवाड़ा है, एक्सप्रेस वे हैं भाई इनमें। सीमेंट इकाई और स्थान सम्मिलित कीजिए, बताइए। 60 में 2, 2 का मतलब BC है, BC मतलब ये है BC। कौन सा क्या कह रहा है, कौन से सम्मिलित है? सम्मिलित तो 60 में 2 BC, BC सम्मिलित है, तो ये और ये सही है, इनको हटा देते हैं। जब देख बिरला व्हाइट सीमेंट, गोटन, गोटन, बताइए गोटन कहाँ है ध्यान, गोटन। और एक और क्वेश्चन आया था भाई जोरदार, कि भाई ये तो पता है अपन को टंगस्टन है ना, टंगस्टन कहाँ से मिलेगा? नागौर से, नागौर से मिलेगा। लेकिन ये बता सकता है ये जो टंगस्टन जो नागौर से मिलेगा ना, किस प्रकार का वो मिलेगा, है ना। ऐसे यहाँ वो खनिज का नाम पूछा था, ये टंगस्टन का एक प्रकार का नाम पूछा था भाई, जोरदार क्वेश्चन था वो भी। तो बिरला व्हाइट सीमेंट गोटन है, राजश्री सीमेंट मीरापुर है। जब ये बता मंगलम कहाँ है? मंगलम, मंगलम कहाँ है? ठीक है, मंगलम, मंगलम कोटा है मंगलम,
हाँ मंगलम कोटा ही होना चाहिए। और जे के कहाँ है ध्यान, जे के सीमेंट कहाँ है सीमेंट, जे के लक्ष्मी कहाँ है ना, ये जो सब है ना उनका सबका पता होना चाहिए भाई। 60 में 2 और ये जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना ये सबसे बेस्ट नोट्स हैं, इनसे बेस्ट नोट्स कुछ नहीं है। जो जितना हो सके जितना अपना सिलेबस वो क्या करें, वो चैप्टर है ना वो उसको क्लियर करें, चैप्टर को क्लियर करके फिर जितना हो सके जितना ओल्ड क्वेश्चन पेपर निकालें। 60 में 2 बी और सी। द बिड़ला वाइट सीमेंट गोटन है, ठीक है, बिड़ला वाइट सीमेंट सफ़ेद सीमेंट की बात है तो गोटन है ये। राजश्री सीमेंट मीरापुर है। मंगलम कहाँ है, मंगलम। श्री राम कहाँ है, ठीक है, तो बिड़ला वाइट सीमेंट गोटन है ये, गोटन। राजश्री सीमेंट मीरापुर है, याद नहीं है, दोबारा देख, बिड़ला वाइट सीमेंट गोटन, तय से तय है ना, वो तो सीमेंट तो सब में ऐसे पार नहीं पड़े, ये वाइट से ही कर ले गोटन है ना। फिर राजश्री सीमेंट मीरापुर, राजश्री सीमेंट मीरापुर है। अब और थोड़ी राजस्थान के ब्रिटिश अधिकारी है ना, कुबर एक क्वेश्चन ये हो रहा है, निम्न में कौन से ब्रिटिश अधिकारी बिहार में कुबर, ये इंडिया के आगे है ना। पढ़ने को तो पढ़ेंगे, ऐसे नहीं है कि छोड़ेंगे नहीं, सबको पढ़ेंगे, लेकिन वो है ना कि भाई कोई रह जाए, काला राम है ना, फिर आहड़ है ना, ये दौर का है। एक स्कोर देख लीजिए, 72 में 3 है, कौन सा सही नहीं है, तो इसको हटा दिया। जब आहड़ की खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 में की थी, यानी कि रत्न मिल चुके हैं, ठीक है, रत्न मिल चुके हैं, रतन चंद्र अग्रवाल ने है ना खोज की। और अगर वो पूछे ना सबसे पहले की बात आहड़ की है ना, सबसे पहले की बात, तो अक्षय कीर्ति व्यास तो सही तो है, अक्षय कीर्ति व्यास, ठीक है, अग्रवाल ने। जब 72 में ये 3 है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, जब 72 में ये सही नहीं है। आहड़ की खोज रत्नचंद्र अग्रवाल ने 1954 में की थी, ये बात तो सही है, लेकिन वो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भाई ये बताइए सबसे प्रथम की बात है ना, प्रथम की तो ए पहले है ना, अक्षय कीर्ति व्यास, अगर अग्रवाल नहीं आया ना तो अक्षय कीर्ति व्यास आएगा है ना, ध्यान देना इस बात पे, और अगर अक्षय कीर्ति व्यास है तो अग्रवाल चल जाएगा, ठीक, ये है बात, यानी कि एक नहीं और यहाँ पर दोनों हो तो और भी अच्छी बात है। ये अपन ऐसे याद कर रहा है, ऐसे आहड़ ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास, ठीक है, कि भाई सर्वप्रथम यानी ए पहले आता है तो अक्षय कीर्ति व्यास है, ठीक है। तो अब अक्षय कीर्ति व्यास दे या नहीं तो अग्रवाल है। तो आहड़ की खोज कथन सही है, आहड़ की खोज रत्नचंद्र अग्रवाल ने 1954 में की थी, ठीक। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी, वे घोड़े तथा हाथी से परिचित थे, दोबारा देख, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। जब आहड़ की खोज रत्नचंद्र अग्रवाल ने 1954 में की थी, बताइए आहड़ की खोज कब हुई थी, 1954 में, तो बताइए कालीबंगा की कब हुई थी, कालीबंगा की, ये 54 है ना, कालीबंगा 1953 है क्या, कालीबंगा 1953, कालीबंगा का तो पता है बीबी लाल गिरी और अमलानंद घोष है, ये जो मात्रा है ना, तो बीबी लाल गिरी और अमलानंद घोष है, ठीक है, हनुमानगढ़, ठीक है, और ये वो है कालीबंगा और पीलीबंगा, तो बीबीलाल गिरी अमलानंद घोष है। आहड़ का अगर वो करे सबसे प्रथम की बात तो अक्षय कीर्ति व्यास आएगा, अक्षय कीर्ति व्यास भी अगर नहीं है ये अग्रवाल जी चल जाएंगे, अग्रवाल जी नहीं है तो अक्षय कीर्ति वो है ना ऐसे है वो आ जाएगा। तो 72 में 3, यह ग्रामीण संस्कृति थी, वे घोड़े तथा हाथी से परिचित थे। आहड़ की खोज रत्नचंद्र अग्रवाल ने 1954 में की थी, यह एक ग्रामीण संस्कृति थी, ठीक है, घोड़े तथा हाथी से परिचित थे, वे घोड़े तथा हाथी से परिचित थे, ध्यान देना भाई, बात किसकी आ रही, आहड़ की। अब ये बता ताम्रवती तो किसे कहा जाता है, ताम्रवती, और ताम्र नगरी किसे कहा जाता है, ताम्र जननी किसे कहा जाता है, ये तरह तरह के क्वेश्चन है, ये कन्फ्यूज कर देते हैं है ना, ठीक है, अपन को भी कन्फ्यूजन है। 72 में तो गणेश्वर सभ्यता सीकर है, ठीक, कांतली काकनी, और ताम्र जो जननी है ना वो गणेश्वर आ जाएगी, आई समझ में, और ताम्र जो नगरी है नगरी ताम्र नगरी देख लेंगे भाई है ना, गलत बताना गलत है ना। 72 में 3 है ये,
तो आहड़ की खोज रत्नचंद्र अग्रवाल ने 1954 में की। यह एक ग्रामीण संस्कृति, वे घोड़े तथा हाथी से परिचित थे। दोबारा देखते हैं। आहड़ की खोज रत्नचंद्र अग्रवाल ने 1954 में की थी। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी, वे घोड़े तथा हाथी से परिचित थे। ठीक है, ये गलत है इसमें। फिर किस मेवाड़ शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? 4 है भाई, महाराणा राज सिंह, मेवाड़ से थे। ठीक, जगत सिंह, अमर सिंह, महाराणा प्रताप। ठीक है, तो ये राज सिंह है। देख, जैसे कि ये राणा शाखा का वंशक्रम है, तो यानी कि हम्बीर हमारा है, तो यानी कि खेत हमारा है, तो हम्बीर, ऐसे हम्बीर हम्बीर खेता है ना, खेत में लाख बोधी लाखा, हम्बीर खेता लाखा मोकल, हम्बीर खेता लाखा मोकल। फिर कुंभाजी, कुंभाजी के बाद में रायमल, रायमल के बाद में सांगाजी, सांगाजी के बाद में कौन सा आ जाएगा? उदय सिंह जी, उदय है ना, उदयपुर की स्थापना की। उदय सिंह के बाद में महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के बाद में अमर सिंह, अमर सिंह के बाद में जैत्र आएगा या फिर जगत आएगा, जैत्र जगत है ना, तो शायद जगत आएगा शायद लास्ट में ना, देख लेना कौन सा है लास्ट में, और बाकी तो सही है। किस मेवाड़ शासक ने विजय कटकातु की उपाधि दी? और देख सुनना मेरी बात, जैसे कि एक और ध्यान आ रहा है कि भाई साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, मैं वैसे काफ़ी बार बता चुका हूँ, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े है ना, तो ये बार बार बताने का मकसद ये होता है कि मुझे भी रिकॉल हो। ये है ना, ये जो फैक्ट है ये किसी के नहीं है, समझ रहा है मेरी बात को? ये जो फैक्ट है ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है। जो जितनी बार ज़्यादा रिकॉल करेगा, जो जितनी बार ज़्यादा मेहनत करेगा, जो जितनी बार अध्ययन करेगा, वो उनके हैं, यानी कि जो मेहनत करेंगे उनके हैं ये फैक्ट। ठीक है ना, चाहे वो कितना भी प्रखंड विद्वान हो, चाहे उसका कितना भी बड़ा यूट्यूब चैनल हो। ठीक है ना, अगर वो भी अगर पढ़ते नहीं हैं, वो भी अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो वो भी भूल जाते हैं। ठीक है ना, तो ये जो पढ़ाई है या फिर खेल है, कुछ भी चीज़ है वो मेहनत पे प्रैक्टिस मांगती है। तो इस वजह से इनको रिकॉल करना, पढ़ना और बताना ज़रूरी है। और जो जितना जिसको बताएगा, ठीक है ना, जो जितना डिस्कस करेगा, उसका जो ज्ञान का क्षेत्र है वो बढ़ेगा ही। ठीक है ना, तो वो कहते हैं ना, माता सरस्वती अपना ऋण वो बकाया नहीं रखती। 74 में 4 है, राज सिंह, राज सिंह, जगत सिंह, अमर सिंह, महाराणा प्रताप। तो महाराणा राज सिंह है। फिर ये बता भाई, जोरदार और एकदम धमाकेदार क्वेश्चन है, बताइए 75 में। ये ऐसे नहीं है कि चलो भाई यही क्वेश्चन है, आई समझ में? क्वेश्चन सिर्फ ये आएगा, ये बताए नीमचौड़ा हत्याकांड कहाँ हुआ था, एक लाइन में क्वेश्चन देगा। कागड़ का घटना कहाँ हुई थी, ठीक है ना, यहाँ पर सीकर में कौन सी घटना घटित हुई थी। 8 क्वेश्चन है। तो 75 में 2 है, 1 3 4 2 है ना, जब 1 3 4 और 2, तो नीमू चना, ये अपन ने याद कर रखा है कि भाई चना अलवर में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डाबी घटना, तो डाबी है ना, डाबी यानी कि डिब्बी, डाबी से वैसे वे कर दे है ना, बूंदी, कोई दिक्कत नहीं है। बूंदी नैनूराम, एक ही मोती तीन, मोतीलाल तेजावत। ठीक है, और 21 सूत्री मांग, और जो सविनय अवज्ञा है, सविनय अवज्ञा है वो 31 है, 1931 सूत्री मांग है ना, गांधी जी, ये 21 है, मोतीलाल तेजावत। बेंगूर रामनारायण चौधरी है ना, बेंगूर रामनारायण चौधरी है। और जयनारायण मारवाड़ है ना, माणिकलाल मेवाड़ है ना। और एक प्रजामंडल से संबंधित किसने कब किसकी स्थापना की थी, और देखेंगे अपन। और ये जो 1938 है ना, ये मेवाड़ है। जैसे कि जो 8 है ना, जैसे कि ये 8 है, 8 समझ रहा है, 8, तो भाई जैसे कि मे बा और लय, ये जो लय है ना, लय, तो ये जो 8 है ये है ना, तो मेवाड़ 8 है, 1938 है। सुनना मेरी बात, जैसे कि 1938 तो भाई मेवाड़ हो गया, और भी है मेवाड़ में, ये नहीं है कि मेवाड़ भी है। और 1934 है ना, वो जोधपुर है ना, मार मार के मार दिया तुम मेंशंस को। 1931 है वो जयपुर है ना, वो क्या नाम है वो, कपूरचंद पाटनी ने स्थापना की थी शुरू में है ना। तो जमनालाल बजाज भी है, जमनालाल बजाज की जो धर्मपत्नी है वो जानकी देवी है, और एक जानकीलाल वाहड है। ठीक है, और फिर एक रतन शास्त्री है। रतन शास्त्री किसकी है? हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी है, हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी है। और जो हीरालाल शास्त्री है वो ठीक है ना, बनस्थली विद्यापीठ टोंक की स्थापना की थी दोनों ने, हीरालाल शास्त्री और रतन। और जो हीरालाल शास्त्री वो निर्वाचित अपने वो हैं मुख्यमंत्री। ठीक है भाई, अब और कुछ, और ये जो है ना त्रिलोक है, त्रिलोक है, त्रिलोक में ओ की मात्रा है, तो ये कैरोली है, कैरोली।
ठीक है, त्रिलोकचंद माथुर ने करौली की थी। भोजी लंबरदार भरतपुर है, नाम गजब है, भोजी लंबरदार। गंगा मंदिर भरतपुर है, ठीक है। तो नीमू चढ़ा हत्याकांड, तो चना अलवर हो गया। डाबी बै से बै बूंदी हो गया। अब कागड़ और कूदड़, अब ये तो ठीक है। अब ये और बताइए डाबड़ा कहाँ घटना कहाँ हुई थी, पता है डाबड़ा? जब इन्हें ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। डा से डाबड़ा, डा से डीड वाना नागौर है, समझ रहा है? डीड वाना नागौर है। डाबड़ा डा से डीड वाना नागौर है। डामोर डूंगरपुर है, ठीक है। गैरासिया उदयपुर है। और गरासियों का जो नृत्य है वो कौन सा है? गैरासियों का। तो गरासियों का नृत्य कौन सा है? गरासियों का बालर है, समझना मेरी बात को, बालर। तो ये बता शिकार किसका है? शिकार यानी कि सहरिया, ठीक है ना। और शहर से अपन वो भी याद कर सकते हैं कि भाई सीटी वाड़े यानी कि कोटा बारा। जब ये सीटी वाड़े है नहीं है वैसे, है ना, आदिवासी जनजाति है। कहाँ मिलती है? किशनगंज सहवाद तहसील में मिलती है। सहरिया, ठीक है। और उत्कात बुद्धि चंबल है। माही का मध्य प्रदेश से उद्भव होता है। मैं से माही, मैं से मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो इसको मिलाते हैं। 75 में 2 का मतलब 1 3 4 2 है। 1 3 4 और ये 2 है, ठीक है। तो अहिरवाटी ऐसे अलवर है, कोई समस्या नहीं है। मे वे अलवर भरतपुर है, मे वे, है ना। बागड़ ये नीचे है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। बांगड़ ये ऊपर है। और जो वो है ना शेखावाटी कच्ची घोड़ी। शेखावाटी में 2 है, एक तो कच्ची घोड़ी है और एक ये है कौन सा? गीदड़। जब विवाह के अवसर पर कौन किया जाता है? विवाह पर ये कच्ची घोड़ी है विवाह के अवसर पर। और जो ये किया जाता है कौन सा? ये जो गीदड़ है ये किया जाता है होली पर, ठीक है ना। गीदड़ होली है, यानी कि गीदड़ और घोड़ी ये तो शेखावाटी में कोई दिक्कत नहीं, यानी गीदड़ नृत्य होली पर और जो कच्ची घोड़ी नृत्य है वो विवाह पर, वो भी शेखावाटी है, समझ रहा है ना। बागड़ हो गया कौन सा? ये अपने नीचे। वांगड़ वो बिंदीवाड़ा ऊपर है, ठीक है। बूंदी नैनूराम है, ऊ की मात्रा। तेजाजी परबसर है। पाबूजी ऊँटों से संबंधित है। और जो ये और आया था, सुनना मेरी बात, जैसे कि लक्ष्मण का अवतार किसको कहा गया है? पाबूजी है भाई साहब, पाबूजी, है ना, पाबूजी है, ठीक है ना। रामदेव राज जैसलमेर रूणेचा, है ना। और पाबूजी कोलू, ऊ की मात्रा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आया था, वो जोरदार था। वो था जैसे कि पाबूजी, है ना, शिव के, ये तो पाबूजी लक्ष्मण के हैं। शिव के अवतार किन्हें माना जाता है? शिव के। जब सुनना मेरी बात, शिव यानी कि शिव में तीसरी आँख है ना, तीसरी आँख शिव। तेजाजी, शिव में तीसरी आँख है तो तेज है तो तेजाजी, है ना। और चेक और कर लेना भाई इसको कि भाई तीसरी आँख यानी कि शिव का अवतार के रूप में किसे कहा जाता है? तेजा और जी, है ना। यानी कि शिव का तेज जो वो आँख है वो भस्म कर देता है, तो तेजाजी शिव के अवतार, है ना। और लक्ष्मण जी के अवतार ये हैं पाबूजी, है ना, ऊँटों से संबंधित है, रहवारी जाति है, ठीक है। जो बड़ा है वो फड़ है वो, है ना, देवनारायण है, ठीक है। कामड़ जाति है, 13 ताले नृत्य करती है। किसको समर्पित है? वो रामदेव जी है, ठीक है, रामदेव जी है। तो चल इनको देखते हैं। 75 वैसे आंसर तो बता दिया ना इसमें, 1 3 4 2। जब 1 है ना 3 4 और ये 2 है तो नीमू चना, है ना, ये अलवर है। और डाबी का बे ये बूंदी है। कागड़ घटना, है ना, कागड़ ये बीकानेर है, कागड़। और ये बता सकता है जैसे कि चवरी कर किसने लगाया था? ठीक है ना। तलेवार बंधाई किसने की थी? जैसे सुनना मेरी बात, जैसे कि भाई बात आ रही है पहले कौन सा कर लगा था, है ध्यान, चवरी लगा था या पर तलवार लगा था? ये बता, पहले चवरी लगा था या तलवार लगा था? चवरी या तलवार बंधाई, पड़ गया ना चक्कर। जब है ना इसमें एक तो है ये है ना कृष्ण सिंह, ये फर्स्ट है, ठीक है ना, कृष्ण सिंह फर्स्ट है। तो कृष्ण सिंह ने ही लगाया था शायद ये चवरी कर, है ना, वो बेटी के विवाह पर 5 रुपये बढ़ा दिए थे, है ना। तो वो है ये, तो कृष्ण सिंह, है ना, कृष्ण सिंह चवरी है। और तलवार बंधाई
तलवार बंधाई कौन सा है, ध्यान नहीं आ रहा है ना, तो कृष्ण सिंह पहले आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कृष्ण सिंह फर्स्ट है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो 75 में 2, 1 3 4 2 है ना, तो एक ये गया है ना, 3 4 और 2। नीमू चना हत्याकांड, चना अलवर में है। डा भी बे से बूंदी है, नैनूराम है। कागड़ घटना बीकानेर है ना, तो डाबड़ा वो डीडवाना नागौर है। और भी है, जैसे कि मानगढ़ घटना, मानगढ़ धाम घटना कब हुई थी बताइए, मानगढ़ धाम घटना कब हुई थी? 17 नवंबर है, गूगल में देखा था है ना, 17 नवंबर 1913 है, ठीक है ना, 17 नवंबर 1913 है। और जो जलियांवाला वाली घटना है ना, वो है 13 अप्रैल 1919 है, ध्यान देना भाई। और ये जो 1919 है ना, ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड है। 1909 है जो मार्ले मिंटो है। सूरत अधिवेशन 1907 है। बंग 1905 है। अशोक 1920 से 22 है। सविता विज्ञा 30 से 31 है ना। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, ठीक है। तो ये बात है ना, तो इनको दोनों को याद करते हैं। 75 में 2 का मतलब 1 3 4 2, 1 3 4 और 2। नींबू चढ़ा में कोई दिक्कत नहीं है। डाबी का बे हो गया। कागड़ घटना वो अपन वहाँ गए थे, वो एक और घटना घटित हुई थी, वो ध्यान नहीं आ रही है ना, सीकर में हुई थी वो, है ना, कोई बात नहीं। कागड़ घटना है ना, कागड़ ये बीकानेर है। तो ऐसे कर लेते हैं ना इसको, का से का काट दिया और ये का से काट दिया, ये बस, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। का से का बीकानेर, ठीक है। डावड़ा पन्ने, डा से वो कर रहा है डीडवाना नागौर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बी से ये बूंदी हो जाएगा। चना है जो अलवर में हो ही जाएगा। कूदड़ की बात है, एक कूदड़ घटना, कूदड़ तो कूदड़ सीकर है, तो ये है, ठीक है। अब जो बाकी के रहे हैं, ठीक है ना, सभी का ही अपना अपना महत्व है, ऐसे नहीं कि राजस्थान जीके से पार पड़ जाएगी। तो जो बाकी के रहे हैं उन क्वेश्चनों को देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये अपन देख चुके हैं पहला के बाद में आउबा ये हो गया, उदयपुर का ये हो गया, है ना। भागवत पुराण पारिजात अवतरण किस मेवाड़ चित्रकार की? नाना राम है ये। कमल पुष्प पवमचा है ना, तो देखे पवमचा हो गया, नाना राम हो गया। और इसमें कौन सा था ये, गलत कौन सा था? 1653, 3 में, जब 3 में है ना, ये वो है, ये 3 में 1 है, यह पंचायत शैली में बना हुआ है, कथन सही नहीं है ना, तो ये गलत है। बाकी के सब सही है। 1653, ठीक है। और जो है ना वो क्या नाम है, वो बिजोली आंदोलन, वैसे बिजोलिया वैसे विजय सिंह पथिक, तरुण है। और जो विजय सिंह पथिक का पहले आएगा प्रताप समाचार है ना, पहले प्रताप है, फिर तरुण है, फिर नवीन आएगा, है ना, कालक्रम अगर पूछे तो 3 में ये अपन ने ये हटा दिया, 1 है ना। विष्णु की 5 फीट ऊंची वाले काले पत्थर प्रतिमा इसमें प्रतिष्ठित है। यह पंचायत शैली में बना हुआ है। शिव पार्वती गणपति सूर्य के छोटे मंदिर भी यहाँ स्थित है। तो विष्णु भगवान को समर्पित है। उदयपुर के जगदीश मंदिर, नागदा उदयपुर। सास बहू मंदिर कहाँ है? सास बहू मंदिर नागदा, सास बहू मंदिर नागदा ही है। भागवत पुराण का और जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ है? सूर्य मंदिर कोणार्क है ना। और एक सूर्य मंदिर अपने भी है ना, वो ध्यान नहीं आ रहा है, और एक उड़ीसा में है, ठीक है, सूर्य मंदिर कोणार्क सूर्य मंदिर है ना। तो भागवत पुराण का पारिजात अवतरण किस मेवाड़ चित्रकार की कृति है? 4 में 1 नाना राम। कमल पुष्प छापे से बनी पवमचा है ना, फिर ये 2 4 5 है ना, फिर आगे है ना, हिंदी है ना। चल यहाँ से बताइए इसमें कौन सा आएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यंजन संधि से निर्मित नहीं है? व्यंजन मतलब हलंत आएगा, समझ रहे हैं बात को, हलंत आएगा व्यंजन में, ठीक है। और जो अगर वृद्धि की बात करेगा ना, वो वृद्धि यानी कि मात्रा की वृद्धि हो रही है, ये ऊपर जो मात्रा है ना, ये मात्रा आएगी। पहचानने का सिस्टम है, आप जिस प्रकार से भी याद करें याद कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने इस प्रकार से याद करें कि वो मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आपको जैसे लगे वैसे करें। लेकिन ये जो सही है, इनसे आप जैसे कि 60 70 80% क्वेश्चन सही कर देंगे। मात्रा की वृद्धि हो रही है, वृद्धि है, और ऊ की मात्रा या फिर कुछ ऐसे आ रही है ना, तो वो आ जाएगी कौन सी आ जाएगी? वृद्धि संधि, अयादि संधि, कौन सी है वो ध्यान नहीं आ रहा है ना। विसर्ग संधि, विसर्ग में विसर्ग है, ठीक है।
मैत्यज्ञ अभिषेक है, तो 16 में 4 है, 4 का मतलब ये है भाई व्यंजन संधि निर्मित नहीं है, तो इसको हटा देते हैं। व्यंजन संधि है ना, हलंत आएगा। विसर्ग संधि का मतलब ये है, ठीक है। और एक तो वृद्धि होगी, तो वृद्धि में और दीर्घ में ही चक्कर पड़ता है, तो वृद्धि में तो मात्रा की वृद्धि हो रही है, वृद्धि ठीक है ना, मात्रा की वृद्धि हो रही है वृद्धि में तो। और दीर्घ का मतलब है बड़ा, तो बड़ा का मतलब है बड़ा आएगा भाई साहब, ठीक है ना, बड़ी मात्रा आएगी दीर्घ में, ठीक है ना, बड़ी मात्रा। वृद्धि मात्रा की वृद्धि है, ऊपर हो रही है ना, ऊपर। और दीर्घ का मतलब बड़ी मात्रा आएगी, है ना भाई। सुन मेरी बात, वृद्धि में तो मात्रा की वृद्धि हो रही है, ये मात्रा की वृद्धि हो रही है, ठीक है। और जो दीर्घ है यानी कि बड़ी मात्रा आएगी, दीर्घ के अर्थ से बड़ी मात्रा है ना, जैसे कि आ ओ इस प्रकार से, ठीक है। तो 16 में 4 है, ठीक है। व्यंजन संधि से निर्मित नहीं है, ये नहीं है। षडानन मैत्यज्ञ परिच्छेद अभिषेक सुदौर्मी, ठीक भाई। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यंजन संधि से निर्मित नहीं है, तो ये हटाते हैं। तो बता सकता है ये न्यून और मात्रानंद में कौन सी संधि है? न्यून और ये मात्रानंद में कौन सी संधि है, बताइए कौन सी संधि है इसमें? तो देख सड़ानन अम्य है, किसके उदाहरण है ये? व्यंजन संधि के हैं। सड़ानन अम्य मैत्यज्ञ परिच्छेद अभिषेक सुदौर्मी, है ना। तो सड़ानन अम्य मैत्यज्ञ परिच्छेद अभिषेक सुदौर्मी। फिर सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, बताइए। सु उपसर्ग है ना। अगर मूल शब्द कर लिया ना अपने अलग, तो उपसर्ग भी सही जाएगा और प्रत्यय भी सही जाएगा। सु उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, बताइए। 17 में 3, ये नहीं है, ठीक है। जबकि स्वस्ति है, सुकृत है, सुक्त है, ठीक है। सुंदर नहीं है, समझ रहा है, सुंदर नहीं है। जबकि स्वस्ति है, सुकृत है, सुक्त है, स्वस्ति है, स्वस्ति। उदाहरण तगड़ा दिया है इसने, स्वस्ति, सुकृत, सुक्त। सुंदर नहीं है। भ्रांत शब्द का विलोम है भ्रांत का, गजब। दिग्भ्रांत, संभ्रांत, विभ्रांत, निभ्रांत है भैया ना। 18 में 4। भ्रांत शब्द का विलोम है निभ्रांत। भ्रांत शब्द का विलोम है निभ्रांत, ठीक है। अपन तो ये करके आते हैं भाई कि भ्रांत का दिग्भ्रांत, ठीक। तो ये ऐसे नहीं है ना। भ्रांत का नी है ना, नी। भ्रांत का नी है, जैसे कि नी, ठीक है। दिग नहीं है, भ्रांत का नी है, नी भ्रांत। ये भ्रांत में शब्द है, इसको छोड़ देते हैं। बीवी ये फंसाने के लिए दिया है अपन को। तो भ्रांत नी भ्रांत। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, बताइए कौन सा है? 19 में 1, ये है। बाकी सब अशुद्ध है। ये बातें दिखावा भरती। अब सुनने हमारी बात, जैसे कि देख, प्रत्यय है, उपसर्ग है ना, विलोम शब्द है, एकार्थी शब्द है, लोकोक्ति है, मुहावरे हैं, ठीक है। इसके बाद में और कौन से हैं, है ना। अब ये इतने जो चैप्टर है ना, ये आपको स्वयं कोई करना पड़ेगा, ये इनको कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि इसमें समझने की क्या जरूरत है? फैक्ट याद करना है, पर्यायवाची फैक्ट याद है, तत्सम तद्भव है, फैक्ट याद करना है आपको, आइएगा समझ में। और जो जैसे कि समास है, संधि है ना, और जैसे कि काल है, ठीक है। जो इस प्रकार के 4-5 जो चैप्टर है, उनको आप यूट्यूब पे जाके सर्च करके उनको कंप्लीट कर लें। ये नहीं कि अब 2-4 चैप्टरों के लिए किसी का भारा भरकम वीडियो कोर्स ले लिया, ठीक है ना। उसके चक्कर में क्या है कि आपकी टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि वो रिकॉर्डेड होते हैं। अब रिकॉर्डेड के चक्कर में चाहिए अपन को चाहिए 30 वीडियो, अब वो दे देते हैं 150 वीडियो। ये ले, खेल खत्म है। अब 150 वीडियो देखें हैं या फिर पढ़े हैं, फिर क्या करें? फिर वही बात है, वीडियो देखने में ना टाइम वेस्ट होता है, समझ रहा है। यानी कि जिसमें आप अटकते हैं, जिसमें समस्या है, उसका ही वीडियो कोर्स लें और उन्हीं फैक्टों को देखें। अगर वीडियो कोर्स ले भी लिया है तो उन चैप्टरों को देखें जो आप पे नहीं आ रहे हैं। अब ये थोड़ी है कि जैसे कि पर्यायवाची है, उनको आप समझ रहे हैं भाई, पर्यायवाचियों को वो वीडियो देख रहे हैं, उनका वीडियो देखने से क्या मतलब है? फैक्ट याद कीजिए, तत्सम तद्भव फैक्ट याद कीजिए, जो अशुद्ध है उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जो शब्द है समझने में समस्या है, जैसे कि समास है या फिर जो भी संधि है ना, उनमें समस्या है, तो उनको यूट्यूब पे सर्च करके उनको समझिए और समझ के फिर दबा के वर्ल्ड क्वेश्चन पेपर निकालिए। ये सबसे बेस्ट होता है। 19 में 1 है।
ये बातें दिखावा पड़ती। ठीक है भाई, ये बातें दिखावा पड़ती, क्योंकि ये जो बातें हैं मैं सब ये इसी आधार पे बता रहा हूँ, क्योंकि मैं गुजर चुका हूँ और मैं देख चुका हूँ, मैं भुगत चुका हूँ। क्योंकि ये सब सिस्टम वो पता नहीं लग पाता, और ये बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि अब ज्ञानियों को तो क्या ही समझाना, लेकिन जो अनजान है और जो इन चीज़ों से फंस रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब एग्ज़ाम आती है और जब माहौल होता है ना, जब सबको लगता है कि ये भी सही है, ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, ये भी बढ़िया, भाई साहब दिमाग की दही हो जाती है। आई बात समझ में? तो ये इसी वजह से बता रहा हूँ, और इसी वजह से ये अपना उद्देश्य है कि किसी भी भाई को अगर जैसे कि 5 या 10 की भी सही तरीके से अगर हेल्प हो जाएगी, अब ये हेल्प ही तो है, अगर किसी की 5 या 10 इंसान की भी अगर हेल्प हो जाएगी तो वो अपने लिए काफ़ी है। आई बात समझ में? वो अपने लिए काफ़ी है। ठीक है, ये है। अब ये ऐसे नहीं है, क्योंकि अब भाई ये जी के है, अब ये फैक्ट आपको याद करनी पड़ेगी। अब मैं आपको हेल्प ही तो कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मेरी कुछ हेल्प और आपकी कुछ हेल्प, और मैं भी जैसे कि अगर बोल रहा हूँ और ये जैसे कि अगर ऑडियो भी सुन ली ना, तो ना आप ना आपको काफ़ी फैक्ट याद हो जाएंगे। तो वो है कोशिश। अब जैसे कि फालतू की जो पंचायत होती है ना बीच में, वो गलत है। ठीक है, ये है बात। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो 19 में 1 है, ये बातें दिखावा भर्ती, ये बातें दिखावा भर्ती, ये शुद्ध है भैया ना। ठीक। अंग्रेजी पारिभाषिक ऑफिशियल का समानार्थिक नहीं है, 20 में 1 है, ये नहीं है। अंग्रेजी पारिभाषिक ऑफिशियल का समानार्थक कार्यालय नहीं है, समझ रहा है? ये नहीं है भाई साहब कार्यालय ऑफिशियल का, जबकि शासकीय है, पदधारी है, शासकीय है, पदधारी है, आधिकारिक है, शासकीय है, पदधारी है, आधिकारिक है। आगे चलते हैं। शासकीय, पदधारी, आधिकारिक, ऑफिशियल की बात है, ऑफिशियल का समानार्थक नहीं है, समानार्थक नहीं है, जब कार्यालय नहीं है इसमें, शासकीय है, पदधारी है, आधिकारिक नहीं है। अब कार्यालय खूब दिया है ना। क्वेश्चन भापड़ा जो क्वेश्चन होता है ना, वो टफ नहीं होता है भाई साहब, ये जो ऑप्शन होते हैं ना, इनसे क्वेश्चन टफ होता है। आई बात समझ में? तो ये कार्यालय है इसमें, 20 में 1। आगे चलते हैं। 21 में इंग्लिश है ना। 21 में 1 है, फ्यू, द फ्यू वर्ड स्पोक वेयर वेल चूजन, 21 में 1 है। और ये ग्रामर है, ये खुद को प्रैक्टिस करनी चाहिए ना। ग्रामर है, मैथ है, रीजनिंग है, जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उसका इतना ही क्वेश्चन सही होंगे। 22 के बाद में 4 है, 22 में 4 है ना, 22 में 4 है, फिर 23 में 4 है, फिर 24 में 1 है। सभी का अपना अपना महत्व है, ये नहीं है कि भाई ये इंग्लिश है तो ये आ गया तो ये ऐसे ही आ गया, नहीं, इसका भी अपना महत्व है। तो जो जो जितना ज़रूरी है ना, अब जैसे कि इंग्लिश ग्रामर है तो आप इंग्लिश ग्रामर के 25-30 वीडियो देख लीजिए, या फिर 30-40 वीडियो देख लीजिए, ठीक है। जो नॉर्मल जिससे जैसे कि अगर 15-20 क्वेश्चन भी आते हैं तो आप 8-7 या 8-10 क्वेश्चन कर पाएँ, ठीक है। ये नहीं है कि स्पीक कर पाएँ। अगर पेपर में आ रहा है ना कुछ भी, तो उसको स्किप नहीं करना चाहिए, उसके बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इनको खुद से करें, खुद पढ़ें, ठीक। व्याकरण वगैरह का कोर्स लें, और जैसे कि गणित समझ में नहीं आ रहे तो गणित का वीडियो वगैरह देखें। ये जो चीज़ें हैं इनको छोड़ नहीं सकते आप, क्योंकि अगर पेपर में अगर 75 आ रहा है ना, तो एक भी अगर क्वेश्चन है तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए। छोड़ना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। और ये है ना मैथ, इंग्लिश और ये रीजनिंग, इनका ज़्यादा इतना बड़ा रंबाद नहीं है, इनका बहुत शॉर्ट और स्वीट जुगाड़ है, ठीक है ना। जो भंडार है वो तो जीके का है। आई बात समझ? ये तो फ्री के रुपए हैं, रुपए का ही वो फ्री के वो है नंबर, अगर इनमें अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए तो, क्योंकि इनका सिलेबस नहीं है, सिलेबस बड़ा नहीं है इनका, छोटा मोटा सा ही सिलेबस है, ठीक। अगर ढंग से कर लिया जाए तो जो जैसे कि अगर नॉर्मल जैसे कि 10वीं लेवल के जो भी मैथ अगर वो आते हैं तो उसमें अपन आधे पढ़े क्वेश्चन तो कर ही दें, ठीक है। ये है बात। 24 में 1 है, 25 में 4 है, 26 में, अब आ जाइए भाई 26। भारत की अक्षय ऊर्जा क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। जब 26 में 4 है, 26 में 4 का मतलब है ए और बी दोनों असत्य है। जब असत्य है तो छोड़ देते हैं इसको ना। हाल ही में राजस्थान सरकार ने लाडो, है अब लाडो के बारे में याद आ रहा है फैक्ट, तो वो बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि लाडो प्रोत्साहन योजना, अब लाडो प्रोत्साहन ये 7 किस्त मिलती है। अब जो प्रथम जो किस्त मिलेगी ना, पहली देगा अस्पताल, समझ रहा है। और जो दूसरी किस्त मिलेगी ना, वो टीकाकरण का 1 साल पूरा हो जाएगा तब मिलेगी। अब ये जो पहली किस्त है ना, अब ये तो सभी को ही मिलती है, चाहे बच्चा हो वो बच्ची हो, सबको मिलती है पहली किस्त में, तो कोई वो दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो दूसरी किस्त है ना, ये उसको ही मिलेगी। किसको?
ये भी दूसरी किस्त शायद सभी को मिलती है टीकाकरण होने के बाद में, है ना। लेकिन ये जो है ना लाड़ो के हिसाब से बताएं ना, तो लाड़ो में मिलती है कुल 7 किस्तें। पहली किस्त और दूसरी किस्त अस्पताल के माध्यम से मिलती है। दूसरी किस्त जो टीकाकरण की प्रक्रिया हो जाती है ना पूरी, तब आंगनवाड़ी अब वो अपने जो इधर जो वो है ना चिकित्सा विभाग उसको वो रिपोर्ट देती है, या फिर जो डाटा है उसको देती है, तब जाके ये रुपये मिलते हैं। 2 हो गया, 2 होने के बाद में 3 का पढ़ने 4 कर रखा है, यानी कि जो तीसरी रिपोर्ट है वो मिलेगी पहली कक्षा में, है ना। कितने रुपए मिलेंगे? 4000 मिलेंगे, है ना। जब ये तीसरी होगी रिपोर्ट, अब बात आती है चौथी रिपोर्ट की, है ना। जब चौथी रिपोर्ट है ना ये 4, तो 4 में 5000 रुपये मिलेंगे। लेकिन ये किस में मिलेंगे? पहली कक्षा के बाद में छठी कक्षा, ठीक है, छठी। अब छठी ये चौथी होगी, है ना। और देख लेना भाई को ऊपर तड़े हो जाए तो जो चौथी के बाद में पाँचवीं किस्त है, पाँचवीं किस्त कब मिलेगी, है ना। तो ये इस प्रकार से है। और दूसरा है, देख सुन मेरी बात, कुल 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। पहली किस्त है जो 2 किस्त तो अस्पताल के माध्यम से, 4 किस्त है जो स्कूल है उसके माध्यम से, और जो 5वीं किस्त मिलेगी ना वो उच्च आयोग के, यानी कि जो उच्च शिक्षा आयोग है ना, ठीक है ना, उच्च उसके यानी कि कॉलेज आयोग उनके माध्यम से मिलेंगे। इसमें कितने मिलेंगे? 75,000 रुपये मिलेंगे। कुल 1.5 लाख है, समझ रहा है। कुल 1.5 लाख है। 7 किस्त है, पहली और दूसरी किस्त है अस्पताल के माध्यम से मिलती है। 4 किस्तें जो स्कूल के माध्यम से मिलती है, ठीक, गार्जियन के उनमें पैसा जाता है। और जो बाकी की है, ठीक, जो लास्ट की, उसमें 75,000 रुपये मिलते हैं, स्वयं बालिका में जाते हैं। जो वो मिलते हैं जो लास्ट की, वो 21 साल और BA कंप्लीट, है ना, तब जाके मिलते हैं ये। तो ये है 27 में 3 है। 3 का मतलब है संबंध में निम्न कौन सा कथन सही है? अब राजस्थान में बेटी के पैदा होने पर 1.5 लाख सेविंग बॉन्ड के रूप में दिए जाएंगे। फिर राजस्थान बजट 25-26 के अनुसार विश्वकर्मा युवा प्रोत्साहन योजना, समझ रहा है मेरी बात को, ये सब सूजस से क्वेश्चन है, ये सूजस से। विश्वकर्मा युवा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प है 28 में 3 है। 3 का मतलब केवल कथन बी सत्य है, केवल कथन बी सत्य है, ये सत्य है, ठीक। 28 में 3। योजना के लिए बजट 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार, पहले ये बताइए विश्वकर्मा युवा प्रोत्साहन योजना किससे संबंधित है? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। विश्वकर्मा युवा प्रोत्साहन योजना, यहाँ पर इसके तहत कितने रुपए दिए जा रहे हैं? ये 10,000 की बात देते हैं भाई, 10,000 ही तो देते हैं क्या, और कोई और कुछ ज़्यादा है? 10,000 ही देते हैं भाई, है ना। 10,000 ही है शायद, और देख लेना आप, है ना। 10,000 देते हैं जब 10,000 से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो राजस्थान बजट 25-26 के अनुसार विश्वकर्मा युवा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही विकल्प चुनें। योजना के लिए बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है, नाम ध्यान रखना है। और कितने मिलते हैं? 10,000 रुपये। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सजनम निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? सृजनम। 29 में 2 है भाई, CSIR NIIST तिरुवनंतपुरम। अभी होने को तो ये सब भी काम के हैं, वो पूछ लेगा कि बताइए CSIR कहाँ है, बताइए CSIR तिरुवनंतपुरम में कौन सा है ना। CBRI कहाँ है? रुड़की। CSIG कहाँ है? चंडीगढ़। जब 29 का ये 2 हो जाएगा। CSIR NIIST तिरुवनंतपुरम है। भारत का पहला स्वदेशी, है ना, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम। अब है ना, ये सृजनम भी ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये आ सकता है बस, है ना। सृजनम के बताइए, सृजनम क्या है? सृजनम क्या है? तो भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र है सृजनम। निम्नलिखित में इसके संस्था द्वारा विकसित किया गया है। 29 का 2 है, ठीक है, तिरुवनंतपुरम। CSIR NIIST तिरुवनंतपुरम। हाल ही में मार्च 2025 में ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? 30 में 3 है, क्रिश्चियन स्टोकर। फिर भारत 6G के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। 31 में 2 है, 2 का मतलब ए सत्य है, ए को ही पढ़ते हैं। भारत G 2025 तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रदर्शनी मई 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। समझ रहा है बात को?
31 में ये है भारत सेक्सजी 2025 तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी मई 2025 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ध्यान रख लेना नहीं, भारत सेक्सजी 2025। राजस्थान सरकार के बजट 25-26 के अनुसार निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डिजिटल तारामंडल स्थापित किया जाएगा। जोरदार क्वेश्चन है, यही पता नहीं है कि भाई डिजिटल तारामंडल क्या है। तो 32 में 2 है, 2 का मतलब है ये है ABC, A और B और C, ये नहीं है। तो राजस्थान सरकार के बजट 25-26 के अनुसार निम्नलिखित में किन स्थानों पर डिजिटल तारामंडल स्थापित किया गया है। 32 में 2 का मतलब ये है ABC, अलवर है, अजमेर है, बीकानेर है। ठीक है ना, बीकानेर की स्थापना राव बीकानेर की थी। जूनागढ़ किला का निर्माण किसने किया था? राय सिंह ने किया था। लाल किला अलग है, लालगढ़ अलग है ना। तो जूनागढ़ और लालगढ़ बीकानेर में ही है। 32 में 2 है। ठीक भाई, ABC, अलवर है ना, फिर अजमेर है और बीकानेर, कोटा नहीं है इसमें। राजस्थान सरकार के बजट 25-26 के अनुसार निम्नलिखित किन स्थानों पर डिजिटल तारामंडल स्थापित किया जाएगा। डिजिटल की बात कर रहा है भाई। अब डिजिटल समझ के तो अपन कोटा कर देते इसमें, है ना। तो कोटा है नहीं है इसमें। अजमेर है, समझ रहा है, अजमेर है, अजयराज ने स्थापना की थी। अर्णोराज आना सागर है। ठीक है, तो अजमेर, अलवर, बीकानेर, अजमेर, अलवर, बीकानेर, अजमेर, अलवर, बीकानेर, अजमेर, अलवर, बीकानेर है। उस्तकला बीकानेर है ना। अजमेर, अलवर, बीकानेर है। उदयपुर भी दे सकता है वो ऑप्शन में, ध्यान रखना सिर्फ यही है, अजमेर, अलवर, बीकानेर। अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। 33 में 3 है। 33 में 3 का मतलब ये उदयपुर है। ठीक, 33 में 3 है उदयपुर। फिर भाषा अनुवादक तो 34 का मतलब है 1 का मतलब है 2 3 1 2 3 1 2 3 है ना, 2 3 और ये 1 है। गुजराती है ना, रमनिक अग्रवाल, असमिया अंजना शर्मा, डोगरी अर्चना केसर, ये भाषा है, ये अनुवादक है। जब गुजराती रमनिक अग्रवात है, ये अग्रवाल नहीं है ना। असमिया अंजन शर्मा, डोगरी अर्चना केसर। चल करिए, अब करिए इसको, क्या आएगा अब इसमें भाई। ये पूछ रहा है क्या, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 से संबंधित सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कीजिए। ठीक भाई, ये है, भाषा है और अनुवादक है। बताइए, 34 में 1 2 3 1 है ना, 2 3 और 1 है। गुजराती, तो गुजराती का मतलब है रमनिक अग्रवाल है ना, गुजराती भाषा है। उसके जो अनुवादक है रमनिक अग्रवात है। अग्रवाल से याद कर सकते हैं। गुजराती रमनिक अग्रवात है। असमिया में से आ रहा है, असमिया अंजन सरेमा। डोगरी अर्चना केसर है। उत्तराखंड में आयोजित 38 में कहाँ आयोजित किए गए थे। 38 में उत्तराखंड में किए गए थे। ठीक है ना। खेलों से राजस्थान द्वारा जीते गए पदकों के लिए सही विकल्प चुनकर कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड का मिलान करना है। बताइए भाई, क्या आएगा इसमें 35 में, बताइए। जब 35 में 2 है, 2 का मतलब है 2 3 1। ठीक है, 2 3 और ये 1 है। तीरंदाजी 2 है, वुशु 12 है। ठीक है, तीरंदाजी 2 है। तीरंदाजी में अपने कितने लिए हैं, 2 लिए हैं। वुशु में भाई सबसे ज़्यादा है, वुशु में 12, निशानेबाजी में 3। तो तीरंदाजी में 2 है, तीरंदाजी है ना, तीरंदाजी में 2 है। वुशु में 12 है, तीरंदाजी 2, वुशु 12, निशानेबाजी में 3 है। तो पहले तो ये बता, ये जो उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है, 38 में जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। ठीक, तो तीरंदाजी का क्या आ जाएगा, 35 में 2 का मतलब 2 3 1 है। तो 2 3 और 1 है। तीरंदाजी में 2 है, ओनली फॉर 2। वुशु में सबसे ज़्यादा है, 12 है। निशानेबाजी में 3 है, कितने हैं, 3 है। फिर अभिक्रिया और अभिक्रिया का प्रकार, ये पल्ले नहीं पड़ रही है ना, 36 में 3 है। 3 का मतलब है क्या बताना है अपन को इसमें, उनके प्रकार से सम्मिलित कर सही विकल्प का चयन किया। अभिक्रिया और अभिक्रिया का प्रकार,
जब 36 में 3 का मतलब है CABD, CABD है ना। जब CABD, CA है ना, B और ये D है। जब CaO प्लस H2O, CaOH2 वियोजन अभिक्रिया है। नहीं गलत कर दिया यार, सुन मेरी बात। ये जो है ना ए का ये है संयोजन अभिक्रिया है। फिर CaCO3 ये वियोजन अभिक्रिया है। PbU और PbU प्लस Cu विस्थापन अभिक्रिया है। Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2ANaCl 2ANaCl किसको कहा जाता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये तो याद नहीं होगा, वैसे वो इस प्रकार से भी पूछ सकता है अपने H2O किसको कहते हैं, CaOH2 किसका रूप है, CaCO3 किसका रूप है ना। ऐसे वियोजन अभिक्रिया ने और अच्छी तरीके से देख लेना भाई है ना। 37 में 2 है, यानी कि ये है सिरका जो परिरक्षक के रूप में बहुतायत में काम आता है। सिरका जो परिरक्षक के रूप में बहुतायत में काम आता है। पानी में एसिटिक अम्ल का 5 से 8% घोल। सिरका समझ रहा है, सिरका जो परिरक्षक के रूप में बहुतायत में काम में आता है। पानी में एसिटिक अम्ल का 5 या 8% घोल है। 37 में 2। यदि एक उत्थापक को आलंबित करने वाली केबल में तनाव उत्थापक है के भार के समान है तो उत्पादक जा रहा हो सकता है। इंग्लिश देखते हैं दिखाना ना। इफ द टेंशन in the cable supporting is a elevator is equal to height of the elevator may be। जब 38 में 4 है, 4 का मतलब C और D है, ठीक है, C और D। यदि एक उत्पादक को आलंबित करने वाली केबल में तनाव उत्पादक के भार के समान है तो उत्पादक जा रहा हो सकता है ऊपर की ओर नियत चाल से, नीचे की ओर नियत चाल से। ये तो क्या समझ में नहीं आ रही है बात है ना। ये बात है उत्थापक। जब उत्थापक कहते कैसे हैं, यदि एक उत्पादक को आलंबित, तो आलंबित किसे कहते हैं, करने वाली केबल में तनाव। अब ये वो है ना, वो जो साइंस है ना वो उससे भी गहराई में है ना। जनरल साइंस होती तो फिर भी कुछ करते। 39 में 2 है, 2 का मतलब 1 3 2 है, ठीक, 1 3 2, 1 3 और 2 है, ठीक। वस्तु पर और बल एप क्रिया किया गया कार्य तगड़ दी है, साइंस खूब दी है। फिर स्थान और नाम, अब ये काम का है भाई, ये आएगा है ना, इसको अच्छी तरीके से देखना। 40 में 4 है, 40 में 4 का मतलब सीधी रेखा में चलना तथा साइकिल चलाना। सीधी रेखा में चलना तथा साइकिल चलाना कुछ गतिविधियां हैं जो मस्तिष्क के एक हिस्से के कारण संभव है। इस हिस्से का सही स्थान एवं नाम चुनिए। 4 है ये, ठीक। पश्चिम मस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क है, ठीक है ना, पश्चिम मस्तिष्क अनुमस्तिष्क। मेंडुला ऑब्लागेटा प्रमस्तिष्क, ये प्रमस्तिष्क से भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। सुमिलित वाला दे देता तो बढ़िया रहता, साथ के साथ याद कर लेते इसको। 40 में 4 है ना, पश्चिम मस्तिष्क अनुमस्तिष्क है। भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 41 में ए है, यानी कि ए और बी है, ठीक है। 41 में 1, ए का मतलब ए बी सही है, देखिए ए और बी। जब निर्वाचन आयोग के गठन संबंधी संवैधानिक प्रावधानों भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 को 26 नवंबर 1949 से लागू किया गया। इम्पोर्टेंट है, आएगा ये है ना, ए और बी, सी सही नहीं है। निर्वाचन आयोग के गठन संबंधी संवैधानिक प्रावधानों को भारत के संविधान का अनुच्छेद 324। तो पहले तो ये बताइए अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद 324 है वह किससे संबंधित है? को 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। दोबारा देख भाई, निर्वाचन आयोग के गठन संबंधी संवैधानिक प्रावधानों, निर्वाचन आयोग के गठन संबंधी संवैधानिक प्रावधानों भारत के संविधान का अनुच्छेद 324। अब वो पूछेगा और पूछ चुका है, काफ़ी बार पूछ चुका है। बताइए अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक है, संविधानोत्तर है, ठीक है। तो निर्वाचन आयोग के गठन संबंधी जो अपने जो राज्य में है वह कितने सदस्यीय है? वो सिर्फ 1/4 है, यानी कि एक सदस्यीय है, ठीक है। तो और जो सेंटर में वो कितना है? वो शायद 3 है,
तो निर्वाचन आयोग के गठन संबंधी संवैधानिक प्रावधानों, निर्वाचन आयोग के गठन संबंधी संवैधानिक प्रावधानों भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 26 नवंबर 1949 से लागू किया गया। ठीक है। निर्वाचन आयोग का केंद्रीय कार्यकाल 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया। ये है भाई 25 जनवरी 1950 है निर्वाचन आयोग का केंद्रीय कार्यालय, तो 25 जनवरी है, समझ रहा है, 25 जनवरी, यानी कि एक दिन ही घट गया भाई 26 जनवरी में। तो निर्वाचन आयोग का केंद्रीय कार्यालय 25 जनवरी 1950 है। ठीक, तो 26 में से एक घटा दिया 25 जनवरी 1950 है। और ये क्या है, अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है। ठीक है। या फिर ये जो कब लगा था, लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 से लागू किया गया निर्वाचन आयोग के गठन संबंधी, है ना। तो 324 26 नवंबर 1949, 324 26 नवंबर 1949, 324 26 नवंबर 1949 निर्वाचन आयोग। फिर भारत के संविधान का अनुच्छेद 74, जो 73 74 के तो बारे में पता है आप लोगों को, जैसे कि 73 इधर आ जाएगा, 74 इधर आ जाएगा, है ना। अब ये ग्रामीण है ना, 11वीं अनुसूची है। ठीक है, ये 12वीं अनुसूची है ना। नगरीय निकाय है, ये ग्राम पंचायतों से संबंधित है ना। और ये 9 है, ये 9 क है। ठीक है, और ये 11वीं अनुसूची और ये 12वीं अनुसूची, कोई दिक्कत नहीं। ये 73वां, ये 74वां, इनके कार्य 18 हैं। और ये जो ग्राम पंचायत है इनके कार्य या तो 28 या 29 है ना, देख लेना, कन्फर्म ध्यान नहीं, 28 29 में चक्कर पड़ रहा है, कौन सा है, कितने हैं, सर्च कर लेना। 42 में 2 है। ठीक, और जो 42वां संविधान हुआ था, कब हुआ था, यानी कि 4 और प्लस 2 कितने हो चुके हैं, ये 6 में अगर एक और जोड़ दिया 7, तो यानी कि ये 1976 में हुआ था, समझ रहा है ना। 6 और 1 7 और 4 और 2 6, अब ये 4 और 2 ये का तो हो गया पूरा 42। तो 42 में संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में संशोधन कौन सा हुआ था, 42 में, है ना। तो ध्यान देना इनसे, क्योंकि वो जो 86 भी देता है, 76 भी देता है। ठीक है, तो ये है 42 में, 76 में। ठीक, 1976 में, 42 में 2, 42 में है ये। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 को निम्नलिखित में कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रथम बार संशोधित किया गया, 42 में 2, 42 में, है ना। फिर जब लोकसभा का विघटन हो जाता है तो अपने जो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला, कोटा से, है ना, ओम बिरला। और जो अपनी विधानसभा है उनके अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवनानी। ठीक है, तो 43 में 1 है, 1 का मतलब क्या है, यह व्यपगत नहीं होता, जब लोकसभा का विघटन हो जाता है तो उस विधेयक का क्या होता है, जो राज्यसभा में लंबित है और अभी तक लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है। ये तो जोरदार दिया है भाई क्वेश्चन। 43 मतलब 1 है, 1 का मतलब यह व्यपगत नहीं होता, यानी कि वो वहीं ख़त्म है ना। व्यपगत का मतलब यही है, इज डज नॉट लैप्स, व्यपगत नहीं होता, व्यपगत लैप्स। ठीक है, अभी तक लोकसभा द्वारा पारित नहीं गया, वह व्यपगत नहीं होता। इट डज नॉट लैप्स, तो इसका मतलब यही है भाई, वो समाप्त नहीं होता, समझ रहे। लैप्स का मतलब यही है, नॉट लैप्स मतलब वो समाप्त नहीं होता, व्यपगत नहीं होता। ठीक है, लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, वह व्यपगत नहीं होता, सही बात है। क्योंकि अब जो लोकसभा बनेगी तो फिर उस पर कार्य होगा। ठीक है, अब ये थोड़ी है कि भाई वो कार्य प्रकृति पे तो वो समाप्त हो जाएगा अगर सरकार का विघटन हो चुका है, तो ऐसे नहीं है ना। तो 43 में 1 है, यह व्यपगत नहीं होता। अब व्यपगत का भारी भरकम शब्द लग रहा है ये अपना, लेकिन ये नॉट लैप्स से समझ में आ रही है बात। भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत उस न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में संदेह सभी वेतन भत्ते और पेंशन है भारत की संचित निधि पर भारित होंगे, बताइए कौन सी है भाई। 44 में 3 है, 3 का मतलब ये है 146 3 है। दोबारा देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत, समझ रहा है, उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत उस है ना, जिसके अंतर्गत उस न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों को या उनके संबंध में संदेह सभी वेतन
संदेह सभी वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संचित नीति पर आधारित होंगे। तो 44 में 3 है, 3 का मतलब 146 3 है ना, ध्यान रखना भाई इसको। ठीक, बताइए अनुच्छेद 146 3 किससे संबंधित है? 146 3 किससे संबंधित है? 146 भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों या उनके संबंध में संदेह सभी वेतन भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर आधारित होंगे। 44 में 3 146 3 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जब ये पूछ चुका है और काफ़ी बार आ चुका है ये, है ना, 1993। बताइए मानव अधिकार जब यानी मानव को दे दिया अपन ने 2000 का नोट, तो इसकी स्थापना हुई है। मानव यानी कि इंसान से याद कर रखा है, तो ये 2000 में स्थापना हुई है। नोटिफिकेशन आया था 9/9/1999 में। आई बात समझ में। 45 में 1 है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से निम्नलिखित में किस आधार पर उसके पद से हटाया जा सकेगा? आ रही है बात समझ में? दोबारा देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है ना, ह्यूमन राइट एक्ट 1993 द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया सेल। जब भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को भारत के राष्ट्रपति के आदेश से निम्नलिखित में किस आधार पर उसके पद से हटाया जा सकेगा? 45 में 1 है, सिद्ध कदाचार असमर्था है ये, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे, है ना। स्थापना कब हुई थी? 2000 में। नोटिफिकेशन कब आया था? 1999 में। मानव यानी ह्यूमन राइट्स, तो आदेश से निम्नलिखित किस आधार पर उसके पद से हटाया जा सकेगा? सिद्ध कदाचार असमर्था। बताइए भैया कौन प्रथम उपराष्ट्रपति जो महाभियोग है ना, तो ये धनखड़ जी थे। राजस्थान राज्य के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लगभग विस्तार क्रमश है, ये तो पढ़ चुके हैं हम, ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में शेर है ना, ऋषिकेश, अचलगढ़, साबरमती, कोपेन, जनगणना है ना, जनगणना। फिर राजस्थान में कौन सी? एक भैंस। फिर ये फसल गेहूँ है ना, लोहे अयस्क है ना, बधेसर, भैदेसर, बधेसर, बाड़मेर है ये, बधेसर। ठीक, बाड़मेर है भाई साहब, बधेसर है ना, बाड़मेर है। अभी पढ़ा यार, देख ले, संशय हो जाता है तभी तो ये टाइम लगती है, क्योंकि अगर जैसे कि इस प्रकार के चले ना कि भाई आंसर है और डायरेक्ट टिक, तो फिर अगर 5 मिनट बाद में आपसे पूछा जाएगा ना कि चलो भाई पता क्या आंसर है, तो मामला साफ है ना। तो ये बाड़मेर है, बधेसर। 84 बूंदी और कासला नरडिया, कासला नरडिया, ये पढ़ा था ना पढ़ने, कासला नरडिया, मैग्नीज है, कासला नरडिया, मैग्नीज नया आया है ये, है ना, ऐस की बोलता है, कासला नरडिया, कासला नरडिया। तो 58 में 1 है, मैग्नीज है। फिर इनमें बताइए एक्सप्रेस वे के रूप में चयनित नहीं किया गया है, तो 59 का ये हो जाएगा, कौन सा? 4 नहीं है, तो 4 हटा दिया। किशनगढ़, मकराना, अलवर, शाहपुरा, राजसमंद, भीलवाड़ा। फिर ये हो गया। इसमें 60 में 2, 60 में 2 मतलब BC, BC, बी और सी, वडला व्हाइट सीमेंट गोटन, राजश्री सीमेंट मीरापुर, मीरापुर। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ है, बैवर, भीलवाड़ा। शूद्रक द्वारा रचित उस नाटक का क्या नाम है जो गरीब ब्राह्मण या गणिका की सुंदर बेटी की प्रेम कहानी को दर्शाता है? शूद्रक, मर्चक्रैटिकम, सही है क्या? अभिज्ञान शाकुंतलम है ना, और मेघदूतम और कुमार संभव, ये किसकी रचना है? कालिदास जी की है, कालिदास जी की है, काली है ना, कालिदास जी की है। तो दोबारा देख ले, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, और अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, और बताया था ना मैंने, लेकर ही दिमाग। 61 में 1 है, ये है मृच्छकटिकम, तो शूद्रक का है। देख, मृच्छकटिकम शूद्रक, स्वप्नवास दत्ता वास है। ठीक है, पद्या प्रवर्तक, इसका पता नहीं। 61 में 1 है। दोबारा देख, ये है शूद्रक द्वारा रचित उस नाटक का क्या नाम है जो गरीब ब्राह्मण या गणिका की सुंदर बेटी की प्रेम कहानी को सदराता है? शूद्रक मृच्छकटिकम, आधा अक्षर है ना, तो शूद्रक मृच्छकटिकम। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और कुमार संभव है ना, तो रघुवंशम है ना, रघुवंशम कुमार संभव और अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम कुमार संभव और अभिज्ञान शाकुंतलम। किसका है? कालिदास का। पद प्रवर्तक ये पता नहीं है। स्वप्नवास दत्ता वास है।
उस मुगल शासक का नाम बताइए जिसने खगोल विज्ञान के साथ साथ गणित को भी अध्ययन हेतु अनिवार्य विषय बनाया। 62 में ये 2 है अकबर। निम्न में कौन से ब्रिटिश अधिकारी बिहार में कुंवर सिंह द्वारा परास्त किए गए? ब्रिटिश अधिकारी बिहार में कुंवर सिंह द्वारा परास्त किए गए तो कौन था? डगलस है क्या इसमें? 63 में ए मतलब ए और बी है। डगलस और ली ग्रैंड है ना, इनको हरा दिया था भाई। कौन से? यानी कुंवर ये कहाँ से थे? बिहार से थे, ठीक है ना, बिहार से कुंवर सिंह वैसे बिहार। और ये ऐसे नहीं थे कि भाई नौजवान हो, है ना, 83 साल के बूढ़े थे, आई समझ में। लेकिन रणनीति, सोच और नियोजन, ठीक है ना, और सेना का वो रणनीति वगैरह ये सब एकदम इस तरीके से काम में ली थी जिससे अंग्रेज़ों को भी धूल चटा दी। तो कौन से ब्रिटिश अधिकारी बिहार में कुंवर सिंह द्वारा परास्त किए गए थे? तो एक तो डगलस है और ली ग्रैंड है, ठीक है, डगलस और ली ग्रैंड है। ये है संस्था 64 में 2 है, 2 का मतलब सम्मिलित नहीं है, ये नहीं है। तो न्यू इंग्लिश स्कूल 1880 है, फर्गूसन कॉलेज 1885 है, गणतंत्र उत्सव 1893 है। दोबारा देखते हैं भाई 64, जब 64 का हो जाएगा 2 का मतलब ये हटा दिया अपन ने, ठीक है। तो न्यू इंग्लिश स्कूल 1880, फर्गूसन कॉलेज 1885, गणतंत्र उत्सव 1893 रह जाएगा ध्यान? ये नहीं रहेगा। तो न्यू इंग्लिश स्कूल 1880 है, फिर 85 फर्गूसन कॉलेज है। मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। एयो हूँ। तो न्यू इंग्लिश स्कूल 1880 है, 1880। फिर फर्गूसन कॉलेज 1885 है, 1885। गणतंत्र दिवस 1893। पुस्तक और प्रकाशक वर्ष 65 में 4 है, 4 का मतलब है 2, सही सम्मिलित नहीं है, ये नहीं है। दुर्गेश नंदिनी 1865, आनंद मठ 1882, सीताराम 1892। दुर्गेश नंदिनी, आनंद मठ 1882, सीताराम 1892। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह को अपने 1909 के प्रशासन में भारत का स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित करके सीधे भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास लेखन में शामिल कर दिया था। 66 में 1 है, बी डी सावरकर, ठीक है ना, इनको 2 काल की सज़ा मिली थी, ठीक, बी डी सावरकर। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1857 के विद्रोह को अपने 1909 के प्रकाशन में भारत का स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित करके सीधे भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास के लेखन में शामिल, सीधे भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास के लेखन में शामिल कर दिया। वी डी सावरकर है, ठीक है। एस एन सेन, आर सी मजूमदार, थॉमस आर मैडकॉप, बी डी सावरकर है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो वर्ष 1931 हिजली बंदी शिविर में ब्रिटिश गार्ड द्वारा अकारण की गई गोलीबारी में मारे गए लोगों का शव लेने गया था। 67 सुभाष चंद्र बोस है, बढ़िया जोरदार क्वेश्चन है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो वर्ष 1931 हिजली बंदी शिविर में, अपनों को पता नहीं है भाई, हिजली बंदी शिविर में, जब इस प्रकार के 5-6 क्वेश्चन तो आते ही हर एक पेपर में ना। हिजली बंदी शिविर में ब्रिटिश गार्डों द्वारा अकारण की गई गोलीबारी में मारे गए लोगों का शव लेने गया था। सुभाष चंद्र बोस है। RPSC है, किधर से भी कहाँ से भी उठा सकती है ना। तो ज़्यादातर 5-6 ही क्वेश्चन आते हैं ना। लेकिन है ना जो है ना थर्ड, कहते हैं ना थर्ड, कि जो ऑथेंटिक बुकों को कि भाई वहाँ से क्वेश्चन आएगा, यानी कि जो विश्वासदार है वो है RSSSB। RPSC है ना, इसका कोई अता पता नहीं है, ये कहाँ से भी उठा सकती है ना। लेकिन कहाँ से भी किसी प्रकार से उठाएं, जो ओल्ड क्वेश्चन हो उसी के आधार पे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे नहीं कि पूरा पेपर का पेपर अलग आ जाए। 5-6 क्वेश्चन यहाँ पर 8-10 क्वेश्चन ज़्यादा टफ आएंगे, और टफ होगा वो अपने लिए तो वो सबके लिए होगा। 67 में 1 है, सुभाष चंद्र बोस है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो वर्ष 1931 हिजली बंदी, पहले तो ये बताइए हिजली बंदी शिविर क्या है, किससे संबंधित है? 1931 की बात है ये। ब्रिटिश गार्डों द्वारा अकारण की गई गोलीबारी में मारे गए लोगों का शव लेने गया था, सुभाष चंद्र बोस। फिर निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक के स्वामी विवेकानंद द्वारा नहीं ली गई? विवेकानंद है ना, और एक में आया था अम्बेडकर जी के बारे में आया था, ये NCERT से है 68 में। और होने को तो ना ये समझ रहा है ना ये कि भाई ये कहाँ से दे दिए भारी भरकम, ये कहाँ से नहीं है, ये NCERT से है। आई समझ में, 6ठी से लेकर 12वीं तक की जो किताबें हैं, हिस्ट्री की, पॉलिटिकल की, ज्योग्राफी की, वहाँ उठा के देखना, वहाँ मिल जाएगा ये। आई समझ में। अब पढ़ेंगे नहीं तब क्वेश्चन आएगा तब ऐसे ही लगोड़े यार किधर से दे दिया, ऐसे नहीं है। ऑथेंटिक बुकों से ही आता है। 60 या 70% जो पेपर है ना वो। 67 में 1 सुभाष चंद्र बोस है।
फिर कौन सी पुस्तक के स्वामी विवेकानंद द्वारा नहीं ली? पुस्तक के को तो हटा ही दे, है ना। तो स्वामी विवेकानंद द्वारा नहीं लिखी गई। 68 में 4 है, तो 4 का मतलब डी है, तो डी को हटा देते हैं ना, ये हटा दिया। दूसरा जो क्वेश्चन आया था ना पहले एक पेपर में, वो अम्बेडकर जी से आया था, ना, वो एनसीईआरटी से है, ये भी एनसीईआरटी से है। कर्मयोग, राजयोग, लेक्चर फॉर्म कोलंबो टू अल्मोड़ा। कर्मयोग, ठीक है, कर्म और योग, कर्म है कोई दिक्कत नहीं है, राज भी योग है, कर्मयोग राजयोग। फिर लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, कर्मयोग राजयोग, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, रह जाएगा ध्यान। वो सिर्फ एक लाइन में अपने से ये पूछेगा, बताइए राजयोग किसकी रचना है, कर्मयोग किसकी रचना है। ऑप्शन वो शानदार देगा, ठीक है। तो कर्मयोग, राजयोग, कर्मयोग राजयोग, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। 68 में 4 है, केवल डी नहीं लिखी गई थी भाई। तो कर्मयोग, राजयोग, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। भारत छोड़ो 8 अगस्त 1942 है, ये 8 अगस्त 1942 है ना, भारत छोड़ो आंदोलन। प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? 69 जब 3 है, जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करने आए थे, और सरदार वल्लभ भाई पटेल वैसे बृहत राजस्थान का उद्घाटन करने आए थे, ठीक है। तो 69 में 3 है, विनोबा भावे किससे है? भूदान आंदोलन से, ठीक है। और आत्माराम पांडुरंग है ना, और एक और है, ध्यान नहीं आ रहा है। भारत छोड़ो प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? 69 में 3 है ना, जवाहरलाल नेहरू है। भारत छोड़ो का प्रस्ताव है ना, जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल ने अजमेर के अंतर्गत किन 2 रियासतों के विलय के निर्णय को रद्द किया? 70 में 1 है, किशनगढ़ एवं शाहपुरा। कालाराम मंदिर किस स्थान पर स्थित था जिसमें प्रवेश को लेकर भीमराव अम्बेडकर ने सत्याग्रह प्रारंभ किया? कालाराम मंदिर, अगेन भीमराव जी से संबंधित। 71 में 1 है, नासिक। कालाराम मंदिर है ना, किस स्थान पर स्थित था जिसमें प्रवेश को लेकर, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो बढ़िया से लग रहे हैं, ये एनसीईआरटी से, सब क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, 6ठी से 12वीं की है, जो अपने सिलेबस की है वो उठा के देख लेना, वहाँ से है, हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी की जो किताब है ना, वहाँ से। 71 में 1, नासिक। कालाराम मंदिर किस स्थान पर स्थित था जिसमें प्रवेश को लेकर भीमराव अम्बेडकर ने सत्याग्रह प्रारंभ किया? नासिक है ये, है ना, नासिक। कालाराम मंदिर किस स्थान पर स्थित था जिसमें प्रवेश को लेकर भीमराव अम्बेडकर ने सत्याग्रह प्रारंभ किया? कालाराम मंदिर है ना, तो नासिक है ये एनसीईआरटी में है ये। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 72 के बाद में 3 है, तो 3 को हटा दिया नहीं, अपन पहले कर चुके हैं इसको। आड़ की खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 में की। यह एक ग्रामीण संस्कृति, वे घोड़े तथा हाथी से परिचित थे। निम्न में किस ग्रंथ में प्रतिहारों को गुर्जर शब्द से संबोधित किया गया है? जब 73 में 3 है, वंश भास्कर है, सूर्यमल मिश्रण की रचना है। किस ग्रंथ में प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार शब्द से संबोधित किया गया? वंश भास्कर है। विजय पृथ्वीराज विजय जयानक, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, विजयदान दे था से बात था मैं भूगोल है, ठीक है। और चैतान्य चुंगटा केसर सिंह भारत है, ठीक है। और खजान उलपुतु है, किसकी रचना है? अमीर खुसरो की है। वंशवास का सूर्य मिश्रण की है ना। और सागरमल गोपा जैसलमेर का गुंडा राज है। और भी काफ़ी रचनाएं हैं। 73 में 3 ये है, वंशवास कर नहीं किया। तो यश लिख चंपू कुवलयमाला स्कंद पुराण, किस ग्रंथ में प्रतिहारों को गुर्जर शब्द से संबोधित नहीं किया गया? ये वंश भास्कर है, तो इसमें नहीं किया गया। जबकि यश स्तिलिक चंपू कुवलयमाला स्कंद पुराण में किया गया है। किस मेवाड़ के शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की है? 74 में 4 है, महाराणा रासिंह मेवाड़ के। और 75 में 2 है, यानी कि 1 3 4 2 है, 1 3 4 और 2 है। नीमू चना अलवर में है। डाबी बेबे से बूंदी है। कागड़ घटना, ये बीकानेर है। कागड़ घटना बीकानेर है। कागड़ का से का बीकानेर। कुद्दड़ सीकर है। और डाबड़ा डिडवाना नागौर है ना। तो नीमू चना अलवर है। डाबी का बूंदी है। कागड़ घटना बीकानेर है। का से ये, और कुद्दड़ का सीकर है। तो बस यही था। सोचा था कि भाई टाइम कम लगेगा, लेकिन है ना टाइम ज़्यादा लग गया।
तो ऐसे तो है नहीं है कि भाई ये नुकसान करेगा वीडियो, ये नुकसान नहीं करेगा, है ना। पढ़ाई से संबंधित आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जैसे कि पढ़ रहे हैं या फिर डिस्कस कर रहे हैं या फिर ग्रुप चर्चा कर रहे हैं या फिर आप किसी से कह रहे हैं या फिर बता रहे हैं, ठीक है ना, या फिर पढ़ाई से संबंधित जो भी कुछ कर रहे हैं तो उससे टाइम बर्बाद नहीं होता है, ठीक है। 2K स्कीम में देखें और जो फैक्ट याद नहीं है उनको याद करें, ठीक है, क्योंकि पढ़ के निकलने में कोई वो नहीं है, क्योंकि यहाँ से ही तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।